सारे के सारे साथियों को नमस्कार। स्वागत अभिनंदन फिर से आपका ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बोले तो इसमें भी गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की दुनिया में गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी या डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी फिजियोलॉजी, जिसको बहुत अच्छे से अपन ने पढ़ लिया। इसके बाद मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और आपके एग्जाम, सारे के सारे एग्जाम में आने वाले जितने भी टॉपिक हैं वो सारे के सारे अपन ने डिसऑर्डर में या मेडिकल सर्जिकल में कवर कर लिए। जैसा कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी अपन ने कंप्लीट की थी तो एक लेक्चर अपन ने एमसीक्यू का लिया था, जिसमें बहुत सारे एमसीक्यू अपन ने यहां पर सॉल्व कराए थे। इसी तरीके से चूंकि अब मेडिकल सर्जिकल का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है तो एक लेक्चर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के एमसीक्यू का भी होना चाहिए। तो आज का जो अपना लेक्चर होने वाला है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के पोर्शन का एमसीक्यू है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन यहां पर डील होने वाले हैं, जिनमें से अधिकांश क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं जो यहां पर आपको दिखाए जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन हैं जिनका यहां पर आपको समाधान सॉल्यूशन कराया जाएगा। इनके अलावा जितनी भी अपनी बुक्स हैं उनमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वहां से भी आप बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पूरी उम्मीद की पढ़ने के बाद टोटली आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। यहां जो अभी अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें दो तरह के क्वेश्चन होंगे। एक वो क्वेश्चन जिन पर अपन टाइम बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करेंगे। क्वेश्चन दिखा सीधा उसका आंसर देंगे ए बी सी डी, क्योंकि वहां पर कोई लॉजिक नहीं होगा। बड़े सिंपल क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। जो क्वेश्चन एनक्लेक्स बेस हैं और जो लॉजिकल हैं, अच्छे हैं, उनमें अपन टाइम लेंगे, उनको आपको यहां पर एक्सप्लेन किया जाएगा। कोशिश यही करें कि आप 1 से लेकर 120 तक नंबरिंग डाल लें। जो क्वेश्चन यहां दिखाए जाएं खुद उसका आंसर लिखते जाएं। उसके बाद लास्ट में चाहे आपको बीच में वीडियो को रोकना पड़े, क्योंकि यहां पर भरपूर समय अपन नहीं दे सकते, अदरवाइज तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप उसमें लिखते जाएं, लेक्चर को बीच में पॉज कर दें, फिर लास्ट में जब समाधान हो तो फिर अपना एनालिसिस करें कि टीचर के बताने से पहले आप कितने सही थे और कितने गलत थे। तो स्टार्ट करते हैं अपन ये एमसीक्यू वाला सेशन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, इन्फ्लामेशन ऑफ टंग इज नोन एज। आप सभी को इसका आंसर पता है। आंसर इज बी, ग्लोसाइटिस। आंसर इज बी, ग्लोसाइटिस। इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ टीथ इज कॉल्ड। इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ टीथ इज कॉल्ड। आंसर इसका भी आपको पता है, टाइम खर्च नहीं करेंगे अपन। आंसर इज जिंजीवाइटिस। आंसर इज जिंजीवाइटिस। बोले तो बी। डिस्फेजिया का क्या मतलब है? क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द राइट आंसर? आंसर इज बी, डिफिकल्टी इन swallowing। क्वेश्चन नंबर 4, विच एसिड कन्वर्ट मिल्क इनटू द कर्ड। दूध से या मिल्क से दही जमाने के लिए कौन सा एसिड रेस्पॉन्सिबल है? तो शायद 8वीं क्लास से इस क्वेश्चन का आंसर अपन को पता है। आंसर इज बी, बोले तो लैक्टिक एसिड। आंसर इज बी, बोले तो लैक्टिक एसिड। द टर्म एनोरेक्सिया मीन्स। आंसर इज सी, लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट। क्वेश्चन नंबर 6, वॉमिटिंग ऑफ ब्लड। थोड़ा सा चेंज है। ब्लड इन वॉमिटिंग इज कॉल्ड एज। ब्लड इन वॉमिटिंग या वॉमिटिंग विद ब्लड इज नॉन एज। आंसर सभी को पता है, सी, बोले तो हेमेटोमेसिस। अगला, द एपेटाइट इज डिक्रीज बाई ऑल ऑफ द फॉलोइंग। किसी भी इंसान का एपेटाइट डिक्रीज होगा सभी से छोड़कर, यानी अपन को वो आंसर देना है जिससे नहीं होगा। अपन को वो आंसर देना है जिससे नहीं होगा। एक्सेप्ट पूछा है। हरी, वरी एंड फियर, एपेटाइट डिक्रीज होगा, सही है। रेगुलरिटी इन ईटिंग, नहीं, इससे डिक्रीज नहीं होगा। इर्रेगुलर मील, टाइम टू टाइम फूड नहीं खाएंगे तो डिक्रीज होगा, सही है। लॉन्ग स्पेसिंग ऑफ मील टाइमिंग, लंबे समय तक अपन भूखे रहेंगे तो भी डिक्रीज होगा, सही है।
इससे डिक्रीज होगा, इससे डिक्रीज होगा, इससे डिक्रीज होगा। क्या पूछ रहा है? एक्सेप्ट किससे डिक्रीज नहीं होगा? आंसर इज बी, बोले तो रेगुलरिटी इन ईटिंग। आंसर इज बी, बोले तो रेगुलरिटी इन ईटिंग। कम ऑन टू द नेक्स्ट। जनरली विच बैक्टीरिया इज फाउंड इन इंटेस्टाइन? ध्यान हो तो इंटेस्टाइनल फ्लोरा, कॉमनेम सेलिज्म, सहजीवी बैक्टीरिया या गट फ्लोरा के नाम से आपको नाम लिखाए थे। लेक्चर में आपको बताया था लैक्टोबेसिलाई होता है इंटेस्टाइन में, बिफिडोबेसिलाई होता है इंटेस्टाइन में, इश्चेरिया कोलाई भी पाया जाता है इंटेस्टाइन में। तो क्वेश्चन कह रहा है कौन सा बैक्टीरिया होगा, तो ना तो इसके अंदर लैक्टोबेसिलाई है ऑप्शन में, ना बिफिडोबेसिलाई है ऑप्शन में, तो यहां पर एक दिया हुआ है इश्चेरिया कोलाई। तो कौन सा बैक्टीरिया होता है? आंसर इज बी, बोले तो इश्चेरिया कोलाई। फीलिंग ऑफ फुलनेस, पेट भरा हुआ लगना, डिस्कंफर्ट, नोजिया एंड एनोरेक्सिया इज टर्म एज। आंसर इज डिस्पेप्सिया, बोले तो बी। अगला क्वेश्चन, व्हेन द नर्स इज असिस्टिंग ए पेशेंट हु हैज सिरोसिस ऑफ लीवर, which of the following finding would indicate that patient condition is worsening? एक मरीज को लीवर सिरोसिस है तो निम्न में से कौन सी कंडीशन इस बात को बताएगी कि मरीज की कंडीशन खराब हो रही है? देखो, लीवर का बहुत ज्यादा खराब होना यूरिया साइकिल को इंपेयर करेगा, जिससे हेपेटोएन्सेफेलोपैथी हो जाएगी, बोले तो अमोनिया का लेवल बढ़ेगा। ध्यान हो तो बताया था कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ओरिएंटेशन में डिस्टरबेंस आएगा और हाथों में फ्लैपी ट्रेमर होंगे, बोले तो जिसको अपन ने नाम दिया था लीवर एस्ट्रेक्सिस। तो लीवर एस्ट्रेक्सिस होना, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ओरिएंटेशन होना, इस बात का सबूत है कि हेपेटोएन्सेफेलोपैथी हो गई है। इसका मतलब मरीज की कंडीशन खराब हो रही है, लीवर बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है। तो ये क्वेश्चन यही कह रहा है कि निम्न में से कौन सी फाइंडिंग नर्स के द्वारा फाइंड की जाए जिससे मालूम चले कि मरीज की कंडीशन खराब हो रही है। तो देखें, विजुअल फील्ड लॉस ये कहीं नहीं देखा, बेबिंस्की साइन कहीं नहीं देखा, बाइलेटरल बेसल लंग्स क्रेप्ट्स ये कहीं नहीं देखा, फ्लैपी हैंड ट्रेमर इसका मतलब होता है एस्ट्रेक्सिस। लीवर एस्ट्रेक्सिस होने का कारण है अमोनिया का लेवल बढ़ना। तो यदि ये होने लग जाए तो समझ जाना चाहिए कि हेपेटोएन्सेफेलोपैथी हो रही है और मरीज की कंडीशन खराब हो रही है। सो द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज सी। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा सी। कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। पेशेंट को लीवर सिरोसिस है जिसके बिलीरुबिन का लेवल 30 मिलीग्राम हो गया। सोचो, 30 मिलीग्राम हो गया, लगभग अपन बात करें तो 15 गुना ज्यादा हो गया। इन ऑर्डर टू इवेलुएट द लेबोरेटरी रिजल्ट यू नीड टू नो दैट नॉर्मल सीरम बिलीरुबिन लेवल, यानी लास्ट में इस बात को कह रहा है कि बिलीरुबिन का नॉर्मल लेवल कितना होता है। तो सारे साथियों को पता है 0.2 से 1.0। इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि अपन आंसर देंगे तो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा ए। आगे बढ़े। इनएबिलिटी ऑफ लीवर टू मेटाबोलाइज एंड रिमूव द बिलीरुबिन फ्रॉम बिलियरी सिस्टम, लीवर की बीमारी की वजह से होने वाले जॉइंटिस का क्या नाम होगा? यहां जॉइंटिस के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है एलएनजेपी में कि लीवर डिसेबल हो गया है, बिलीरुबिन को नहीं निकाल पा रहा है तो जॉइंटिस होगा। देखो, हीमोलाइटिक जॉइंटिस आरबीसी के टूटने से, बिलियरी सिस्टम में रुकावट होगी तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस। ये कह रहा है लीवर अनेबल हो गया है। व्हाट इज द राइट आंसर? आंसर इज हेपेटोसेलुलर जॉइंटिस। 3 तरह के जॉइंटिस के बारे में चर्चा की थी अपन ने, प्री हिपैटिक जॉइंटिस, हेपेटिक जॉइंटिस और पोस्ट हेपेटिक जॉइंटिस। तो इसका आंसर होगा हेपेटोसेलुलर जॉइंटिस। कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। द मोस्ट कॉमन अर्ली सिम्टम ऑफ हेपेटाइटिस ए 3 फेज से होकर गुजरता है। पढ़ाया था मैंने आपको, प्री इक्टेरस,
इक्टेरस और पोस्ट इक्टेरस। प्री इक्टेरस में होता है एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग और फीवर। इक्टेरस में जॉइंडिस डेवलप हो जाता है, पोस्ट इक्टेरस में जॉइंडिस सबसाइड होता है। तो ये कह रहा है अर्ली सिम्टम कौन सा होगा, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर। क्या इनमें से कोई दिया हुआ है? यस, लॉस ऑफ एपेटाइट मींस एनोरेक्सिया। तो व्हाट इज द राइट आंसर? आंसर इज ए। नेक्स्ट, स्टोमेटाइटिस रेफर्स टू द इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ ओरल कैविटी। म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ ओरल कैविटी, आंसर इज बी। सीरम लाइपेज लेवल इंक्रीज इन, तो लाइपेज और एमाइलेज का लेवल कौन सी बीमारी में बढ़ेगा? अच्छे से पढ़ाया है और बताया है, बार बार एग्जाम में आता है। आंसर इज एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस। नेक्स्ट, कोलिसिस्टोग्राफी इज परफॉर्म्ड टू। कोलिसिस्टोग्राफी गॉल ब्लैडर के लिए करते हैं, किसी भी तरह के स्टोन को देखने के लिए। सो द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज बी। आंसर होगा इसका बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। नर्स वुड मॉनिटर फॉर जीआई डिस्टेंशन एंड रिटर्न ऑफ बाउल साउंड मोस्ट क्लोजली इन द पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट हु हैज अंडरगो। यानी निम्न में से कौन सा ऑपरेशन हो जिसके लिए नर्स को ये असाइन किया जाए कि तुम्हें इस ऑपरेशन के बाद जीआईटी डिस्टेंशन को देखना है। बोले तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन को देखना है, और बाउल साउंड आती है कि नहीं ये भी देखना है। बाउल साउंड आती है कि नहीं ये भी देखना है। अच्छा, जीआई डिस्टेंशन कब होगा? जब इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होगा। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन ध्यान हो तो दो तरह के पढ़े थे अपन ने, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल में एक पढ़ा था अपन ने, एब्डोमिनल सर्जरी के बाद कंडीशन डेवलप हो जाती है पैरालाइटिक इलियस। कंडीशन डेवलप हो जाती है पैरालाइटिक इलियस। तो देखें कौन से ऑपरेशन को देखा जाए जिसमें नर्स को असाइन करें कि भैया इसके बाद आप देखना उसको बाउल साउंड आती है कि नहीं और एब्डोमिनल डिस्टेंशन तो नहीं होता है। तो देखो, फिमोरल पोपिटियल बाईपास ग्राफ्टिंग पैर में होगी, फिमोरल टीबियल बाईपास ग्राफ्टिंग पैर में होगी, एक्जिलरी फिमोरल बाईपास ग्राफ्टिंग, और साथ में अयोर्टो बाई फिमोरल बाईपास ग्राफ्टिंग। अयोर्टा और फीमर में बाईपास ग्राफ्टिंग होनी है तो एब्डोमिनल पार्ट से होगी सर्जरी, और एब्डोमिनल पार्ट से सर्जरी होने पर कोई नर्व डैमेज हो गई तो पैरालाइटिक इलियस हो जाएगा, और पैरालाइटिक इलियस होगा तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो बताओ जीआई डिस्टेंशन होगा, और साथ में बाउल साउंड एब्सेंट हो जाएगी। तो कौन से ऑपरेशन में नर्स को जीआई डिस्टेंशन को मॉनिटर करना चाहिए? शायद आंसर समझ गए हैं आप, सॉरी शायद आंसर समझ गए हैं आप। व्हाट इज द राइट आंसर? द आंसर इज ए। व्हाट इज द राइट आंसर? द आंसर इज ए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा ए। कम ऑन टू द नेक्स्ट। When evaluating a male client for complication of pancreatitis, the nurse would observe. पेनक्रिएटाइटिस हो रहा है, क्या क्या सावधानी बताई थी मैंने आपको? मरीज को एनबीएम रख दो, एनजी ट्यूब डाल के सक्शनिंग करो, फ्लूइड लॉस होगा, यदि पेनक्रियाज डैमेज होगा तो खाना पीना उसका बंद है, डिहाइड्रेशन की रिस्क बहुत ज्यादा है, इंसान हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है, इंसान हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है, यह इसका कॉम्प्लिकेशन होता है, हाइपोवोलेमिक शॉक। तो एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस के कॉम्प्लिकेशन के लिए ऑब्जर्व कर रहे हैं तो नर्स को क्या चीज देखनी चाहिए? आईसीपी नहीं, डिक्रीज यूरिन आउटपुट सोच सकते हैं, ब्रेडिकार्डिया नहीं, वॉल्यूम कम होगा तो हार्ट रेट बढ़ेगी, बोले तो टेकिकार्डिया होगा, हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है इंसान तो हाइपोटेंशन होगा। तो यह भी गलत है, यह भी गलत है, यह भी गलत है। अच्छा, शॉक की अवस्था में चूंकि आपने एनबीएम रखा है और एनजी ट्यूब डाल के सक्शनिंग कर रहे हो, सीवियर डिहाइड्रेट होगा
और इंसान शौक में जाएगा तो यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा। तो नर्स को क्या चीज मॉनिटर करनी चाहिए? आंसर इज बी, बोले तो डिक्रीज यूरिन आउटपुट, बोले तो डिक्रीज यूरिन आउटपुट। इन ऑप्शन में से बेस्ट आंसर होगा, क्योंकि पेनक्रिएटाइटिस में डिहाइड्रेशन या हाइपोवोलेमिया होने की संभावना सर्वाधिक होती है। तो 18 के बाद आगे बढ़े आप। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन असेसिंग ए पेशेंट विद पेनक्रिएटिक ट्रॉमा द नर्स नोट एकाइमोसिस इन द अम्बिलिकल एरिया, दिस इज नोन एज, अच्छे से पता है, आंसर इज कुलेंसाइन। अम्बिलिकल एरिया के चारों तरफ ब्लू डिस्कलरेशन होना। हेपेटाइटिस ए इज कॉज्ड बाय फीको ओरल रूट, आंसर इज बी, बोले तो ड्यू टू द यूज ऑफ कंटामिनेटेड वाटर, 20 का आंसर है बी। अगला, विच अमोंग द फॉलोइंग इज इंडिकेटर ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन, कौन सा पोर्टल हाइपरटेंशन का इंडिकेशन है? एस्ट्रेक्सिस, फ्लैपी ट्यूमर होना नहीं, ट्रेमर होना नहीं, ये तो हिपेटोएन्सेफेलोपैथी में होगा। यहां कंफ्यूजन में गलती हो सकती है। क्वेश्चन कह रहा है पोर्टल हाइपरटेंशन का क्या इंडिकेशन होगा? हेमेटेमेसिस, हां हो सकता है। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर नहीं हो सकता। कंफ्यूजन यह भी हो सकता है, पर इट इज द साइन ऑफ हिपेटोएन्सेफेलोपैथी। देखो ये वाला साइन और ये वाला साइन हिपेटोएन्सेफेलोपैथी का है। पोर्टल वेन का प्रेशर बढ़ेगा तो स्टोमक में ब्लड वेसल रप्चर होंगी और वॉमिटिंग में ब्लड आएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है पोर्टल हाइपरटेंशन का साइन कौन सा होगा? आंसर इज बी, बोले तो हेमेटेमेसिस, आंसर इज बी, बोले तो हेमेटेमेसिस। आगे बढ़े आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस में क्या एलिवेट हो जाएगा? व्हाट इज द राइट आंसर? आंसर इज बी, बोले तो सीरम एमाइलेज, आंसर है सीरम एमाइलेज। नेक्स्ट, लैक्टुलोज देते हैं हिपेटोएन्सेफेलोपैथी में, क्यों? हिपेटोएन्सेफेलोपैथी में लैक्टुलोज देने का क्या पर्पज है? अच्छे से पता है, लैक्टुलोज आप दोगे तो अमोनिया H+ के साथ जुड़ जाएगी और बन जाएगा अमोनियम, और अमोनियम एब्जॉर्ब नहीं होता, यह स्टूल के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो इसको देने का उद्देश्य क्या हुआ? अमोनिया लेवल कम करना। देने का उद्देश्य क्या हुआ? अमोनिया लेवल कम करना। तो व्हाट इज द राइट आंसर? आंसर इज बी, लैक्टुलोज क्यों देते हैं अपन? अमोनिया लेवल कम करने के लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड शुड बी रिमूव फ्रॉम द डाइटरी ट्रे ऑफ ए पेशेंट हु हैज हिपेटोएन्सेफेलोपैथी? लो प्रोटीन डाइट, लो प्रोटीन डाइट कौन सा है जिसमें सर्वाधिक प्रोटीन है? आंसर मिल रहा है आपको, आंसर इज बी, बोले तो एग। तो कौन सा सब्सटेंस है जिसको डाइट से हटा दो? अंडे को हटा दो, हाई प्रोटीन हो जाएगा। इस दौर में हाई प्रोटीन नहीं दे सकते, लो प्रोटीन देना पड़ेगा। तो आंसर इज बी, बोले तो एग। पेशेंट एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, स्टोमक का और इंटेस्टाइन का इन्फ्लामेशन है, नोजिया, वॉमिटिंग और डायरिया हो रहा है। पढ़ाए थे साइन सिम्टम, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया हो रहा है। तो असेसमेंट के दौरान नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी? तो बताओ, बाउल साउंड बढ़ी हुई या ज्यादा, मूवमेंट डबल हो रहे तभी तो डायरिया हो रहा है। तो बाउल साउंड हाइपर एक्टिव या हाइपो एक्टिव? तो आंसर है हाइपर एक्टिव हो जाएगी। तो हाइपर एक्टिव हो जाएगी क्योंकि गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो रहा है जिसकी वजह से मरीज को डायरिया हो रहा है। तो व्हाट इज द राइट आंसर? आंसर इज बी, क्वेश्चन का आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ए गुड क्वेश्चन। पढ़े क्वेश्चन को। नर्स के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं एक इन्फेंट के पेरेंट्स को जिसको GERD है, जिसको GERD है, ये बीमारी है, इन्फेंट को है। तो कौन सा इंस्ट्रक्शन नर्स को देना चाहिए पेरेंट्स को जिससे कि इमेसिस के एपिसोड, रीगर्जिटेशन या वॉमिटिंग के एपिसोड कम हो जाएं? अच्छा, GERD टोटली आपको पढ़ा दी।
स्टोमक के कंटेंट का ईसोफेगस में जाना GERD है, तो कौन से इंस्ट्रक्शन देने चाहिए? पहला देखो, प्रोवाइड लेस फ्रीक्वेंट लार्जर फीडिंग। ध्यान हो तो अपन ने लिखा था स्मॉल फ्रीक्वेंट मील। एक साथ मत खाओ, थोड़ा थोड़ा करके खाओ। एक साथ नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा करके खाना है। गलत हो गया पहला। दूसरा देखो, बर्प द इन्फेंट लेस फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग द फीडिंग। बर्प या थपकी जो अपन देते हैं डकार के लिए, वो लेस फ्रीक्वेंट होनी चाहिए, नहीं मोर फ्रीक्वेंट होनी चाहिए। जो इन्फेंट है उसको कुछ भी खिला रहे पिला रहे हैं तो पीछे से बर्प कराने की कोशिश करेंगे, बोले तो जो स्टोमक में एयर गई है उसको निकालने के लिए, क्योंकि जो एयर है वो नीचे चली गई। अब वो बर्प करेगा तो ये एयर बाहर आएगी, बोले तो जस्ट लाइक द फॉर्म ऑफ बेल्चिंग, और इसका मतलब फूड नीचे जाएगा, तो GERD की समस्या कम होगी। तो लेस फ्रीक्वेंट नहीं, मोर फ्रीक्वेंट बर्प कराना चाहिए। जस्ट लाइक डकार, डकार के लिए इनिशिएट करेंगे अपन बार बार, ताकि फूड स्टोमक के बॉटम में जाए और रिगर्जिटेशन की समस्या कम हो। तो ये भी गलत हो गया। कौन सी एडवाइस देनी है ये पूछ रहा है। थिन द फीडिंग बाय एडिंग वाटर टू द फॉर्मूला। मान के चलो कुछ भी उसको खिला रहे हो पिला रहे हो, जैसे बनाना, केले को मैश करके खिला रहे हो तो उसमें दूध डाल के उसको बिल्कुल पतला कर दो, बोले तो लिक्विड डाइट। ध्यान हो तो लिक्विड से तो बीमारी बढ़ती है। पढ़ाया है मैंने GERD में, सोने से 2-3 घंटे पहले पानी तो बिल्कुल छोड़ दो, सॉलिड डाइट लेनी है। GERD में सॉलिड डाइट लेनी है तो डाइल्यूट बिल्कुल नहीं करना, यह भी गलत हो गया। अब चौथा ही बचा है तो सही होगा। थिकन द फीडिंग, उसको गाढ़ा कर दो। एडिंग द राइस सीरियल्स टू द फॉर्मूला, उसमें राइस जोड़ दो, सीरियल्स जोड़ दो फॉर्मूले में और उसको थिक कर दो, गाढ़ा कर दो। यस, सॉलिड से रिगर्जिटेशन कम होता है। ध्यान हो तो लिक्विड लेंगे तो यहां पर ये स्फिंक्टर पहले ही डिस्फंक्शन है, रिगर्जिटेशन ज्यादा होगा। तो व्हाट इज द बेस्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन? आंसर इज डी। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या बेस्ट आंसर है? आंसर इज डी। इज दैट क्लियर? कम ऑन टू द नेक्स्ट। Which microorganism cause hepatitis B? Answer is A, virus. Colensine is found in, answer is C, pancreatitis. A patient is scheduled for ileostomy to treat the ulcerative colitis. This is done to, अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले मरीज में टेम्परेली इलियोस्टोमी कर देते हैं अपन। ये अल्सरेटिव कोलाइटिस वाला मरीज है, अब इसमें यहां घाव बन रहे हैं, ये हील नहीं हो रहे, तो यहां पर टेम्परेली इस इलियम को बाहर निकाल देते हैं कुछ दिनों के लिए। अगर यहां से फूड सीधा इसमें जाता रहेगा तो ये वाले हिस्से में लगातार वुंड बढ़ता रहेगा और पॉसिबल है परफोरेशन हो जाए या इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, इसलिए टेम्परेली इलियोस्टोमी करते हैं। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले मरीज में टेम्परेली इलियोस्टोमी करने का मतलब है क्या चीज का? रोकना। किसको रोकना चाहते हो आप? देखो डायरिया तो रुकेगा नहीं, लिक्विड फीसेज को कम करना ये भी नीडफुल नहीं है। हाँ, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है बट उससे ज्यादा पॉसिबल है घाव बढ़े और यह है यहां पर परफोरेट हो जाए। तो क्या करना चाहते हो? क्या चीज रोकना चाहते हो? प्रिवेंट पॉसिबल परफोरेशन फ्रॉम कोलाइटिस। प्रिवेंट पॉसिबल परफोरेशन फ्रॉम कोलाइटिस। तो आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज ए। कम ऑन टू द नेक्स्ट। पेशेंट एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस का है, उसमें एनजी ट्यूब डाल रहे हो और लो इंटरमीडिएट सक्शनिंग कर रहे हो, क्या रोकने के लिए? इंटरमीडिएट सक्शनिंग कर रहे हो, क्या रोकने के लिए? एक बूंद भी एसिड नहीं होना चाहिए। एक बूंद एसिड भी आगे जाएगा तो पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करेगा। काइम एसिडिक होगा तो पेनक्रिएटिक जूस निकलेगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो एनजी ट्यूब डालने का क्या पर्पज है? किसको डिक्रीज करना है? पेनक्रिएटिक स्टिमुलेशन को। किसको डिक्रीज करना है? पेनक्रिएटिक स्टिमुलेशन को। सो द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज सी। कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31।
विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज एसोसिएटेड विद अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले मरीज में एब्डोमिनल पेन होता है, साथ में ब्लीडिंग होती है, साथ में डायरिया होता है। तो कौन सी कंडीशन एसोसिएट होगी? आंसर है रेक्टल ब्लीडिंग। आंसर है रेक्टल ब्लीडिंग। नेक्स्ट 32, ड्यूडिनल अल्सर में कौन सा सिम्टम अपीयर होगा? ड्यूडिनल अल्सर वाले मरीज में कौन सा सिम्टम फाइंडिंग में मिलेगा? हेमेटेमेसिस नहीं मिलेगा। ये मिल सकता है यदि खाना पीना छोड़ दिया है तो। खाने के बाद पेन होना नहीं, खाना खाने के बाद तो दर्द में आराम आता है। मेलेना, यस। यहां पर स्टूल के अंदर ब्लड प्रेजेंट होगा, तो दोनों में से बेस्ट आंसर देखें तो आंसर होगा सी। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ें और आंसर देने का प्रयास करें। विच इंटरवेंशन शुड द नर्स इंक्लूड व्हेन क्रिएटिंग ए केयर प्लान फॉर ए चाइल्ड विद हेपेटाइटिस? हेपेटाइटिस से ग्रसित एक बच्चा है, तो उसमें कौन सा प्लान है जो आप इंक्लूड करना चाहेंगे? तो क्या बेस्ट आंसर होगा? पहले आप अपना आंसर लिख लें, क्या आंसर सोच रहे हैं। हम देखें, इसमें सही का चुनाव करना है, प्लान में क्या ऐड करना। प्रोवाइडिंग ए लो फैट वेल बैलेंस डाइट, यस। लो फैट डाइट देंगे, लीवर बीमार है भैया, इसका मतलब है ऑप्शन ए सही है। एक तो ये ऐड करो। टीचिंग द चाइल्ड इफेक्टिव हैंड वॉशिंग टेक्निक, उसको इफेक्टिव हैंड वॉशिंग टेक्निक, यस, क्योंकि बहुत सारे हेपेटाइटिस फीको ओरल रूट से जाते हैं। ए और ई क्वेश्चन ने अपन को नहीं बताया है, तो वायरल हेपेटाइटिस हो सकता है, तो बी वाला प्लान भी ऐड करना चाहेंगे अपन, बी वाला भी ऐड होगा। शेड्यूलिंग प्ले टाइम इन द प्ले रूम विद अदर चाइल्ड, दूसरों के साथ। तो देखें, बच्चे खेल रहे हैं तो फीको ओरल रूट बोले तो सलाइवा है, एक साथ खा रहे हैं तो संपर्क में आ सकता है, नंबर 1। नंबर 2, एक दूसरे से कांटेक्ट में आने की वजह से बी या सी हुआ, बोले तो बाई चांस कहीं पर कोई रप्चर हुआ और बच्चा एक दूसरे के टच हुआ तो वहां भी संक्रमण हो सकता है, या एक दूसरे का झूठा खाने से भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, खासकर ए और ई में। तो वहां पर शेड्यूलिंग प्ले टाइम इन द प्ले रूम विद अदर चिल्ड्रन, नहीं, ऐसा तो नहीं करना चाहेंगे, सी गलत है। नोटिफाई द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर इफ जॉन्डिस इज प्रेजेंट, तुरंत प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करो यदि जॉन्डिस डेवलप हो जाता है। तो क्या ये करना चाहेंगे? सोचें, आंसर क्या दे रहे हैं, इस पर डील करेंगे। नेक्स्ट देखो, ई, इंस्ट्रक्टिंग द पेरेंट टू अवॉइड एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन अनलेस प्रिस्क्राइब, यस। बिना बात के कोई भी दवाई थोड़ी दे सकते हैं, नहीं। पैरासीटामोल देंगे तो लीवर और डैमेज होगा, तो बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई नहीं लेनी है, बिल्कुल सही बात है, बोले तो ई, ये भी सही है। लास्ट, अरेंजिंग फॉर इनडेफिनेट होम स्कूलिंग बिकॉज द चाइल्ड विल नॉट बी एबल टू रिटर्न टू स्कूल, यानी होम स्कूल का इंतजाम करेंगे क्योंकि बच्चा वापस आने में सक्षम नहीं होगा, नहीं। ये बीमारी में आपको बताया था, ए हो ई हो, ये तो कुछ ही दिन में सबसाइड हो जाते हैं। होम स्कूलिंग की जरूरत कहां है? मुश्किल से अपन बात करें तो 10-15 दिन का रेस्ट चाहिए, उसके बाद ठीक हो जाता है। उसके अलावा बी, सी और डी है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, ऐसा थोड़ी ताजिंदगी बना रहेगा। आपको ध्यान हो तो पढ़ाया मैंने लेक्चर में, 100 में से 90 जने एक साल में नेगेटिव हो जाते हैं, 100 में से 90 जने एक साल में नेगेटिव हो जाते हैं। तो इस बच्चे को ताजिंदगी भर होम स्कूलिंग दे अपन, नो, यह भी गलत होगा। अब यहां पर है डी वाला, इसमें ऐड करें या नहीं करें? तो देखें, यहां पर गलती की पूरी गुंजाइश है, अपन इसमें ऐड करते हैं, जबकि ये ऐड नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है, ये 3 ही एडवाइज रहेंगी, ए, बी और ई। जब भी हेपेटाइटिस होगा तो जॉन्डिस होना तो तय है,
101% होगा। सारे तरह के हेपेटाइटिस के वायरस की अपन बात करें और बिना वायरस के भी हो रहा है तो जॉन्डिस होना तो तय है। फीवर, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग के बाद अगला सिम्टम जॉन्डिस आना है, जो अपने आप सबसाइड होना है। अपने आप सबसाइड होना है, बिना दवाई के सबसाइड होना है, तो तुरंत तो नोटिफाई करो प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। अच्छा, नोटिफाई कर दिया कि लो डॉक्टर साहब आ जाओ, जॉन्डिस हो गया। क्या कर लेंगे डॉक्टर साहब? क्या कर लेंगे डॉक्टर साहब? जॉन्डिस होना तय है। ये ही लो फैट डाइट और हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट है जो मरीज को चलेगी। तो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, यह इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जॉन्डिस होना तो तय है। अपन ने पढ़ा है प्री इक्टेरस, इक्टेरस, पोस्ट इक्टेरस, तो इक्टेरस फेज तो आना ही आना है। तो जॉन्डिस इज ए नॉर्मल फीचर और सिम्टम ऑफ हेपेटाइटिस। तो यहां पर इमीडिएटली हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बुलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन को भी पता है कि कैंडिडेट को जॉन्डिस होने वाला है। तो कौन कौन सी केयर है जो नर्सिंग केयर प्लान में ऐड करनी चाहिए? आंसर है ए, बी और ई। गलती की गुंजाइश केवल इसी में है, चूंकि अपन को पता है कि जॉन्डिस एक नॉर्मल फीचर है, तो वहां पर तुरंत नोटिफाई कराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये इसका आंसर हो गया। कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। एक क्लाइंट है जिसको स्टोमक का कैंसर हुआ है, जो घृणा कर रहा है खाने से, एंड ईट ओनली स्मॉल अमाउंट, जो थोड़ा बहुत खाता है। व्हाट शुड द नर्स प्रोवाइड? तो नर्स को क्या प्रोवाइड करना चाहिए? न्यूरिशमेंट बिटवीन द मील। अब वो खा ही नहीं रहा तो क्या न्यूरिशमेंट देंगे आप? स्मॉल पोर्शन मोर फ्रीक्वेंटली, टुकड़े टुकड़े में। आधी आधी चपाती हर 2 घंटे से देते रहो, आधी आधी चपाती हर 2 घंटे से देते रहो। सप्लीमेंट द विटामिन टू स्टिमुलेट द क्लाइंट एपेटाइट। क्या कोई विटामिन ऐसा पढ़ाया मैंने जो एपेटाइट को स्टिमुलेट करे? नहीं, ऐसा कोई विटामिन नहीं होता। हां, सप्लीमेंट वैसे आप दे सकते हो, बट एपेटाइट स्टिमुलेटर नहीं होते। ओनली फूड द क्लाइंट लाइक इन स्मॉल पोर्शन एट मील। जो मरीज को पसंद है, पसंद क्या, उसको तो खाने से नफरत हो रही है, एवर्जन हो रहा है, घृणा हो रही है, तो उसको तो मान के चलो कुछ भी नहीं खाएगा, तो क्या उसके खाने को छोड़ सकते हैं? नहीं। आधी आधी चपाती यदि आप हर 2 घंटे से देंगे तो वह खाने में भी सक्षम है। ईट ओनली स्मॉल अमाउंट, खाने में भी सक्षम है। और जो घृणा हो रही है, अगर 1-1.5 चपाती खाएगा तो वॉमिटस रिफ्लेक्स आएगा, तो सबसे बेस्ट तरीका होगा उसको टुकड़ों में खाना दिया जाए। तो व्हाट इज द बेस्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन? आंसर इज बी। बोले तो स्मॉल पोर्शन मोर फ्रीक्वेंटली, स्मॉल पोर्शन मोर फ्रीक्वेंटली। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। कम ऑन टू द नेक्स्ट। डाइट प्लान इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए बताया था पहले भी, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। राइट आंसर इज बी, हाई फाइबर लो फैट, हाई फाइबर लो फैट डाइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ ब्रेन डिस्फंक्शन इन हेपेटोएंसेफेलोपैथी। ब्रेन के डिस्फंक्शन होने का क्या कॉज है? सिरोसिस ऑफ लीवर विद पोर्टल हाइपरटेंशन। देखो यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। पहला, सिरोसिस ऑफ लीवर विद पोर्टल हाइपरटेंशन, यह हो सकता है। ब्रेन में डिस्फंक्शन सिरोसिस की वजह से ही तो हुआ है, ठीक है। हाई प्रोटीन डाइट, बैक्टीरियल इंफेक्शन एंड यूरेमिया। सोचो, लीवर सिरोसिस होने के बाद हर एक मरीज को हेपेटोएंसेफेलोपैथी हो, जरूरी थोड़ी है। नहीं, कब होगा? जब वह प्रोटीन खाएगा, एमाइनो एसिड बनेंगे, बैक्टीरिया से अमोनिया बनेगी और ब्लड के अंदर उसका लेवल राइज होगा। इसका मतलब है हर एक मरीज में नहीं होता। तो ए और बी दोनों सही है, बट ज्यादा बेस्ट आंसर कौन सा है? बी। ज्यादा बेस्ट आंसर कौन सा है? बी, क्योंकि हर एक मरीज में थोड़ी जरूरी थोड़ी है कि ये कंडीशन डेवलप हो ही हो। उनमें होगी जिनमें प्रोटीन ज्यादा ले रहे हैं और बैक्टीरिया ज्यादा एक्टिव हैं। तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का बी। नेक्स्ट,
वन ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज एन एंटासिड, ओमेपेराजोल, एथेनॉल, मैनिटोल, डेक्सामेथासोन। ये क्या? ऑल आर रॉन्ग, ऑल आर रॉन्ग, देयर इज नथिंग एंटासिड इन दिस ऑप्शन। बट क्या करें, मजबूर है अपन, आया हुआ क्वेश्चन है, अब आ गया तो आ गया, बनाने वाले ने बना दिया तो बना दिया। अपन ने तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा है, वही होते हैं एंटासिड। अब इनमें से कोई छांटना हो तो फिर आंसर क्या देंगे अपन? तो सामने है आपके ओमेपेराजोल, हालांकि पीपीआई है, पीपीआई है, बट यहां पर इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग अपन को आंसर देना पड़ेगा। इग्नू में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आंसर इज ए। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस मीन इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर, आंसर इज बी। द कलर ऑफ यूरिन इन ए पेशेंट विद सस्पेक्टेड कोलिसिस्टाइटिस, कोलिसिस्टाइटिस है तो पीलिया हो जाएगा, यूरिन का कलर कैसा होगा? आंसर इज पेल येलो, ए, आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 40, ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑर्डर ए अपर जीआई सीरीज एंड बेरियम एनीमा। द क्लाइंट आस्क व्हाई डू आई हैव टू बेरियम फॉर दीज टेस्ट, द नर्स बेस्ट रेस्पॉन्स इज बेरियम। यानी एक मरीज को बेरियम एनीमा दिया जाना है तो एनएस से दिया जाना है। मरीज पूछ रहा है कि भैया मुझे बेरियम क्यों पिला रहे हो, वैसे ही ले लो एक्सरे। तो देखो, बेरियम एक चौकी टेस्ट का व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है जो एनएस के द्वारा दिया जाता है। वह जीआईटी की दीवार पर एडियर हो जाता है और एक्सरे को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, जिससे ज्यादा क्लियर पिक्चर अपन को मिलती है। यानी बेरियम मील हो या बेरियम एनीमा हो, बेरियम मील अपर जीआई सीरीज होती है, बेरियम एनीमा लोअर जीआई सीरीज होती है। दोनों में एक्सरे लेते हैं अपन, और एक्सरे का ज्यादा अच्छा पिक्चराइजेशन मिलता है बेरियम के साथ, क्योंकि बेटर एब्जॉर्ब करता है। तो नर्स मरीज को क्या जवाब दे कि वो संतुष्ट हो जाए, क्यों दे रहे हो बेरियम मुझे? तो देखो, पहला, गिव्स ऑफ विजिबल लाइट इल्यूमिनेटिंग द एलिमेंट्री ट्रैक्ट, की बेरियम से विजिबल लाइट बेटर होगी, नो। प्रोवाइड फ्लोरोसेंस, देयर इज ए लाइटिंग अप, नो। तीसरा, डाई द स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट एंड मेक देम मोर विजिबल, नो। भले से इसको एक डाई के रूप में आप प्रेजेंट कर सकते हैं, परंतु इसके द्वारा मोर विजुअलाइजेशन होगा नहीं, यह एक्सरे को एब्जॉर्ब करती है। गिव मोर कॉन्ट्रास्ट टू द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड अलाउ द एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरे, यस दैट इज द मोर करेक्ट आंसर। कि बेरियम मील या बेरियम एनीमा में बेरियम पिलाकर या एनएस के द्वारा इंसर्ट करके अपन एक्सरे लेते हैं ताकि ज्यादा क्लियर पिक्चर अपन को मिले। सो द बेस्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज डी। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट। 41, क्लाइंट को ड्यूडिनल अल्सर है तो कौन सी फाइंडिंग उसमें देखने को मिलेगी? रिसेंट वेट लॉस पॉसिबल है, इंक्रीज इंडाइजेशन आफ्टर मील नहीं, खाना खाने के बाद तो दर्द में आराम आएगा, अवेकनिंग पेन एट नाइट, मिडनाइट पेन, एपिसोड ऑफ वॉमिटिंग, ये भी हो सकता है, बट सबसे डोमिनेंट फीचर कौन सा? मिडनाइट पेन। 9 बजे खाना खाया, 10 बजे सो गया, 11-12 बजे जाग गया क्योंकि खाना ड्यूडिनम में पहुंचा, तो अवेकनिंग विद पेन एट नाइट, यानी कि दर्द की वजह से रात में जाग जाना, बोले तो मिडनाइट पेन। तो आंसर इज सी। इस क्वेश्चन का आंसर है सी। नेक्स्ट, कोलीलिथियसिस में कौन सी डाइट दोगे आप? कौन सी डाइट देना चाहोगे? आंसर इज बी, डिक्रीज फैट डाइट, फैटी डाइट को कम कर दो। कोलन के कार्सिनोमा की कौन सी सर्जरी होगी? आंसर इज डी, कोलोनेक्टोमी, आंसर इज डी, कोलोनेक्टोमी। कॉजेज ऑफ पेप्टिक अल्सर, बहुत बार बोला, हेलियोबैक्टर पाइलोराई इन्फेक्शन, आंसर इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेनक्रिएटाइटिस, पेनक्रिएटाइटिस में कौन सी दवाई नहीं देते? आंसर इज मॉर्फिन सल्फेट, मॉर्फिन सल्फेट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेनक्रिएटाइटिस, अच्छे से पढ़ाया है आपको। नेक्स्ट, विच ड्रग कैन बी यूज्ड बाय द नर्स टू ए पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल विद पेनक्रिएटाइटिस? तो यहां भी अच्छे से बताया है कि ये वाली दवाई मॉर्फिन नहीं देते, उसकी जगह दूसरी दवाई देते हैं जो ओपोइड है, यह भी ओपोइड है। कौन सी दवाई देंगे? आंसर है मेप्रीडीन हाइड्रोक्लोराइड, आंसर है मेप्रीडीन हाइड्रोक्लोराइड। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। कौन सी नहीं देंगे? मॉर्फिन नहीं देंगे।
आगे बढ़े आप। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट लाइकली बी ए मेजर नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर ए पेशेंट विद एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस। एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस में एनबीएम रख दिया, एनजी ट्यूब डाल दी, लगातार सक्शनिंग कर रहे हैं, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट हो जाएगा, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट हो जाएगा, हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाएगा। देखो इन इफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस नहीं, रेस्पिरेटरी में जब हाइपोवोलेमिक शॉक हो ही जाएगा तब जाकर समस्या आएगी, तो ये प्रायोरिटी पे नहीं है। फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस अपन बात कर रहे हैं डेफिशिएट की, बोले तो एक्सेस तो नहीं होगा। इंपेयर्ड swallowing, निगलने में दिक्कत नहीं पड़ी अपन ने। अल्टर्ड न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, तो ये मान सकते हैं अपन, कुछ भी खाएगा पिएगा तो पेन जस्ट डबल हो जाएगा, और खाना पिलाना तो बंद कर दिया है। तो इन चारों में से छांटना है तो आंसर होगा डी। परंतु यदि यहां पर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट आ जाता, यहां पर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट आ जाता तो आंसर चेंज हो जाता और फिर आंसर हो जाता बी। परंतु अभी इन चारों में से छांटना चाहे तो आंसर होगा इसका डी। कम ऑन टू द नेक्स्ट। एक क्लाइंट जिसको जीईआरडी है, जिसको रात में सोने में दिक्कत है, तो क्या इंस्ट्रक्शन देने चाहिए नर्स को? ड्रिंक ए ग्लास ऑफ मिल्क बिफोर रिटायरिंग, कि एक मिल्क का ग्लास ले सोने से पहले? नहीं, बिल्कुल नहीं। एलिवेट द हेड ऑफ बेड ऑन ब्लॉक, हां सही है, सर को एलिवेट करके रखना है ताकि जीईआरडी नहीं हो। एलिमिनेट द कार्बोहाइड्रेट डाइट, नहीं ज्यादा देंगे, हाई कार्बोहाइड्रेट लो फैट डाइट पढ़ाई है मैंने, हाई कार्बोहाइड्रेट लो फैट डाइट मैंने पढ़ाई है, तो ये गलत है। इसका मतलब है एलिमिनेट नहीं करेंगे बल्कि ये तो बढ़ाएंगे। टेक एंटासिड सच एज सोडियम बाइकार्बोनेट, हां ये भी दे सकते हैं। इसका मतलब है बी और डी दोनों सही। मोर करेक्ट कौन सा है? क्वेश्चन अपन से इस बात को कह रहा है कि उसको रात में सोने में दिक्कत है। अच्छा, एंटासिड दोगे तो 4 घंटे असर करेंगे, नींद 6 से 8 घंटे तक आनी है। अब सोचो आप ज्यादा बेटर ऑप्शन कौन सा बोले अपन? उसके हेड को एलिवेट रखें तो बेटर ऑप्शन होगा क्योंकि रीगर्जिटेशन कम हो जाएगा। भले से आंसर बी और डी दोनों सही है, बट ये तो 4 घंटे का असर रहेगा, 2 से 4 घंटे का, और इमीडिएट असर होगा। उसको रात को सोना है तो बेस्ट आंसर क्या है? सोने के लिए बेस्ट एडवाइस की उस वह अपने सर को एलिवेट रखे, तो हेड को एलिवेट रखेंगे। तो बेस्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज बी। 49 विच फाउंड इन हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस में क्या मिलेगा? बिलीरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपेंडेक्टोमी मींस व्हाट इज द अपेंडेक्टोमी? रिमूवल ऑफ एन अपेंडिक्स, आंसर इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ लीवर सिरोसिस? नहीं है, लीवर सिरोसिस का कॉज नहीं है। नंबर 1 पर पढ़ाया था मैंने एल्कोहलिक सिरोसिस, ये तो है। नंबर 2 पर पढ़ाया था पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस, उसका कारण यह है। नंबर 3 पर पढ़ाया था बिलियरी सिरोसिस, उसका कारण यह है। नंबर 4 पर पढ़ाया था कार्डियक सिरोसिस, राइट साइडेड हार्ट फेलियर। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कारण नहीं है? आंसर इज सी, आंसर इज सी। बोले तो जॉइंडिस इसका कारण नहीं है। गलती हो सकती है क्योंकि जॉइंडिस लीवर से संबंधित है, बट क्वेश्चन कॉज पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन आपसे कॉज पूछ रहा है। सो द बेस्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज सी। कौन सा नहीं है? तो जॉइंडिस नहीं है। आगे बढ़े। कॉमनेस्ट कॉज ऑफ लीवर सिरोसिस, नंबर 1 सबसे कॉमन तरह का एल्कोहलिक सिरोसिस, आंसर इज ए। मॉर्फिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मॉर्फिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन एंजाइना, ब्रोंकियल अस्थमा, पेनक्रिएटाइटिस है भाई। देखिए मॉर्फिन एक ओपोइड है, ओपोइड को अपन पेनक्रिएटाइटिस में नहीं देते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है। पर देखिए मॉर्फिन के कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मॉर्फिन बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करती है, तो इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन की एक प्रायोरिटी होती है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की प्रायोरिटी इस तरीके से है,
मॉर्फिन सल्फेट को अपन प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे नंबर 1 रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में, इसको प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे नंबर 1 रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में सांस लेने में समस्या है, आप मॉर्फिन देंगे तो सीएनएस डिप्रेस होगा, सांस लेने में जो समस्या है वो डबल हो जाएगी, तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में इसको बिल्कुल नहीं देंगे। दूसरा, हेड इंजरी या ट्रॉमा, हेड इंजरी या ट्रॉमा। तीसरा कॉन्ट्राइंडिकेशन द पेशेंट विद कोमा। चौथा कॉन्ट्राइंडिकेशन पेनक्रिएटाइटिस और पांचवा कोलिसिस्टाइटिस। ये प्रायोरिटी है इसकी, ये प्रायोरिटी है इसकी, और ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो नॉर्मली अपन पेनक्रिएटाइटिस चूंकि जीआईटी पढ़ा, बाकी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का मीनिंग नहीं, तो यहां पर अपना आंसर ये जा सकता है जो गलत होगा। इसके प्रायोरिटी का कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात कर रहा हूं मैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन में सबसे पहले कौन सी बीमारी में मॉर्फिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? आंसर है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। क्यों है? क्योंकि यह सीएनएस डिप्रेसेंट होती है, और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में सीएनएस डिप्रेस होगा तो रेस्पिरेशन अल्टर्ड हो जाएगा। हेड इंजरी, पहले से ब्रेन में इंजरी है, सीएनएस को और डिप्रेस करोगे, बताओ और ज्यादा घातक होगा। कोमा वाला मरीज पहले से सीएनएस डिप्रेस है। और उसके अलावा पेनक्रिएटाइटिस में यह स्फिंक्टर ऑफ ओडाई का स्पाज्म करती है, और इसका स्पाज्म होगा तो एम्पुला ऑफ वेटर खुल जाएगा और यहां से पेनक्रिएटिक जूस जाने लग जाएगा, इसलिए पेनक्रिएटाइटिस में नहीं देते हैं। तो आंसर यहां पर अपन बात करें, बेस्ट आंसर इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन कह रहा है मॉर्फिन सल्फेट किसमें नहीं देंगे, तो प्रायोरिटी क्रम ध्यान रखना है। नंबर 1 रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, नंबर 2 हेड इंजरी, नंबर 3 कोमा, और नंबर 4 पेनक्रिएटाइटिस, और नंबर 5 कोलिसिस्टाइटिस। तो इनमें बेस्ट आंसर क्या होगा? मॉर्फिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, यहां पर एंजाइना गलत है, एमआई गलत है, दोनों सही हैं, बट दोनों में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर नंबर 1। सो द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज ब्रोंकियल अस्थमा। द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज ब्रोंकियल अस्थमा। तो इसका आंसर होगा ब्रोंकियल अस्थमा। पेनक्रिएटाइटिस में क्यों नहीं देते? क्योंकि यह स्फिंक्टर ऑफ ओडाई का स्पाज्म कराती है, जिसकी वजह से पेनक्रिएटिक जूस का सीक्रेशन बढ़ जाता है। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट, फॉलोइंग शुड नॉट बी डन इन पैरालाइटिक इलियस। क्या नहीं करना चाहिए? एनजी सक्शनिंग करनी चाहिए, आईवी इन्फ्यूजन करना चाहिए, यूज ऑफ गैस्ट्रिक स्टिमुलेंट, इनका यूज करोगे तो मूवमेंट बढ़ेगा, और मूवमेंट बढ़ेगा तो आगे ब्लॉक है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन बढ़ेगा, तो इसका यूज नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन यही कह रहा है क्या नहीं करना चाहिए, तो गैस्ट्रिक स्टिमुलेंट का यूज नहीं करना चाहिए। मरीज को एनबीएम रखते हैं अपन, पैरालाइटिक इलियस या इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होने पर अपन एनबीएम रखते हैं, तो आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन 55, if after surgery the patient abdomen become distended and no bowel sound appreciated, what would the most suspected complication? एब्डोमिनल सर्जरी के बाद यदि बाउल साउंड नहीं आ रही है और एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा है, तो एब्डोमिनल सर्जरी के बाद डेवलप होने वाली कॉमन कंडीशन, आंसर इज पैरालाइटिक इलियस। नेक्स्ट, मैकबर्नी पॉइंट कहां पर होता है? राइट लोअर क्वाड्रेंट में होगा, राइट लोअर क्वाड्रेंट में होगा, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन, ये भी एक नर्स डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करा रही है, मरीज को बीमारी है जीईआरडी, तो क्या एडवाइस देनी चाहिए सिम्टम को कम करने के लिए? सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, उन सभी को सेलेक्ट करें जो अपन को अप्लाई करने। तो पहला, अवॉइड हैवी लिफ्टिंग। अच्छा, जीईआरडी रिगर्जिटेशन हो रहा है, वजन उठाएगा तो पेट का प्रेशर बढ़ेगा, और पेट का प्रेशर बढ़ेगा तो जीईआरडी बढ़ेगा, तो ये हैवी लिफ्टिंग को अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो ये पहली एडवाइस देंगे अपन, बिल्कुल सही है। लाई डाउन आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के तुरंत बाद लेट जाओ, नहीं डबल हो जाएगा जीईआरडी। अवॉइड ड्रिंकिंग एल्कोहल, यस, एल्कोहल या गैस्ट्रिक इरिटेंट को अवॉइड करेंगे अपन।
ईट स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील, यस ये भी अपन को एडवाइस देनी है, थोड़ा थोड़ा करके खाना है, टुकड़ों में कम कम खाना है। इंक्रीज फ्लूइड इनटेक विद मील, यानी फ्लूइड मील के साथ पानी पीना है, नहीं बिल्कुल नहीं पीना, रिगर्जिटेशन डबल हो जाएगा, तो ये भी फॉलो नहीं करना। वियर एन एब्डोमिनल बाइंडर और गर्डल, एब्डोमिनल बाइंडर या गर्डल बांध लेनी है। सोचो बांधने से तो पेट का प्रेशर बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो जीईआरडी होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या करना चाहिए, ए वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन और डी वाला ऑप्शन। इज दैट क्लियर? तो इसका आंसर है ए सी डी, इसका आंसर है ए सी डी। कम ऑन टू द नेक्स्ट। विच इज द बेस्ट टेस्ट डिटेक्टिंग लीवर डिसफंक्शन, अच्छे से बता दिया। द बेस्ट आंसर इज एसजीपीटी, आंसर इज सी, बेस्ट आंसर इज एसजीपीटी। द इरोजन ऑफ म्यूकोसल लेयर ऑफ स्टोमक इज नोन एज, म्यूकोसा का इरोजन होना, आंसर इज गैस्ट्रिक अल्सर। स्टोमक में इरोजन होना क्या कहलाएगा, गैस्ट्रिक अल्सर। नेक्स्ट, द इन्फ्लामेशन एंड डीजनरेशन ऑफ लीवर पेरेन्काइमा, आंसर इज लीवर सिरोसिस, बोले तो ए। नेक्स्ट, which of the following surgery the part of stomach is removed and remaining portion is enlarged more with duodenum, answer is gastroduodenostomy, बोले तो बिलरोथ सेकंड, बिलरोथ फर्स्ट, gastroduodenostomy, answer is B। client with gastric ulcer disease, client with gastric ulcer disease ask the nurse why the healthcare provider prescribe metronidazole, the nurse explain antibiotic are prescribed to, देखो ध्यान हो तो बताया था ट्रिपल थेरेपी, पेंटापेराजोल, क्लेरिथ्रोमाइसिन और एमोक्सिसिलिन। फर्क नहीं पड़े तो चौथी गोली भी जोड़ दो, कौन सी, मेट्रोनाइडेजोल। बताओ क्यों दे रहे हैं ये, बैक्टीरिया को मारने के लिए जिसने इन्फेक्शन कॉज किया है। कौन सा बैक्टीरिया है, हेलियोबैक्टर पाइलोराई। तो इन चारों में से बेस्ट आंसर कि मेट्रोनाइडेजोल क्यों दे रहे हो, एच पाइलोराई के लिए दे रहे हैं। नेक्स्ट, द काजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ पेप्टिक अल्सर, आंसर इज ए, एच पाइलोराई। एक क्लाइंट जिसको जीईआरडी है उसको अपन डाइट प्लान और लाइफ स्टाइल चेंजिंग के बारे में बता रहे हैं, तो क्या बताना चाहिए, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पहले अपना आंसर छांटे, आप क्या देना चाह रहे हैं। देखें, ऐड मिल्क और कॉफी, बिल्कुल नहीं। एलिवेट द फुट ऑफ बेड, नहीं, हेड को एलिवेट करेंगे, हेड को एलिवेट करेंगे। अवॉइड कैफीन कंटेनिंग प्रोडक्ट, अवॉइड कैफीन कंटेनिंग प्रोडक्ट, यस बिल्कुल सही है। चाय कॉफी तो बंद कर देंगे अपन, ये तो बताएंगे। ईट 3 इवनली स्पेस्ड मील डेली, यानी कि 3 मील डेली उसको अपन एडवाइज करेंगे। लास्ट है, चेव थॉरोली वाइल ईटिंग स्लोली, धीमे धीमे खाओ, टुकड़े कर करके खाओ, बोले तो अच्छे से चबाकर खाओ। देखो चबाकर खाने का फायदा ये, जब अच्छे से दांतों से चबा लिया तो अंदर एंजाइम को काम करना पड़ेगा, स्टोमक जल्दी खाली हो जाएगा, यही अपन चाह रहे हैं। तो खाने को धीमे धीमे खाएं और अच्छे से चबाकर खाएं, अच्छे से चबाकर खाएं, तो ये भी सही है। अच्छा, डी भी सही है क्या? मेरे हिसाब से बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि सर डी भी सही है, जबकि ये गलत है। आंसर है इसका सी और ई, केवल ये। देखें, ईट 3 इवनली स्पेस्ड मील डेली, गैप दे दे के, सुबह 8 बजे खाओ, दोपहर में 2 बजे खाओ, फिर 8 बजे खाओ। अच्छा, इतना तो अपन भी खाते हैं यार, दिन में 2 से 2 बार तो हर इंसान खाता है, 3 बार अपन मान ले ब्रेकफास्ट को जोड़ ले, तो फिर क्या बेनिफिट दिया। यहां पर ये हो सकता था ईट स्मॉल मील फ्रीक्वेंटली, तो भी सही हो जाता। इसने क्लियर बोल दिया 3 नहीं, 3 तो अपन ही खाते हैं, कम से कम 5 से 6 बार,
कम से कम फ्रीक्वेंसी 5 से 6 बार होनी चाहिए। यदि 10 चपाती खा रहा है वो, तो 5 बार खाना है 2-2 चपाती करके, 5 बार खाना है 2-2 चपाती करके। 3 बोल दिया, 3 बार मील लेना है तो 3 बार तो अपन ही ले लेते हैं। तो फिर GERD वाले मरीज में अलग से क्या एडवाइज हुई, कम से कम 5 से 6 बार। अगर ये आता स्मॉल फ्रीक्वेंट मील आर टेकन तो सही होता, बट यहां पर बाउंड कर दिया कि दिन में केवल 3 बार खाना है, नहीं 5 से 6 बार खाना है, 5 से 6 बार खाना है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये वाला ऑप्शन इस वजह से गलत है। तो आंसर होगा इसका सी और ई। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी और ई। कम ऑन टू द नेक्स्ट। प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन फॉर अपेंडेक्टोमी इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अपेंडेक्टोमी से पहले क्या करें, कंसेंट लेना चाहिए। एनीमा नहीं, रप्चर हो जाएगी, अपेंडिक्स रप्चर हो जाएगी। स्किन प्रिपरेशन यस, रिमूव ऑल द ज्वेलरी यस, ये सारा करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सेप्ट क्या नहीं करना, एनीमा नहीं देना, अपेंडिक्स रप्चर हो जाएगी। एनीमा नहीं देना, अपेंडिक्स रप्चर हो जाएगी। आंसर इज बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्टेड ड्रग इज पीपीआई। आंसर इज ए, पेंटापेराजोल। नेक्स्ट, एक क्लाइंट जिसको पेप्टिक अल्सर है ड्यूडिनम में, पेप्टिक अल्सर है ड्यूडिनम में, तो उसकी रिपोर्ट में क्या डिस्क्राइब किया जाना है, उसको पेन किस तरह का होगा। एक रेडिएटिंग टू द लेफ्ट साइड, ड्यूडिनम में है तो एपिगैस्ट्रियम में होगा, और कहीं भी नहीं बताया अपन ने कि ये रेडिएट होता है, तो ये गलत हो गया। एंड इंटरमीडिएट कॉलिकी फ्लैंक पेन नहीं, कॉलिकी पेन नहीं होगा, लार्ज इंटेस्टाइन से संबंधित है, यह भी गलत है। नेक्स्ट डी देखें, ए जर्नलाइज एब्डोमिनल पेन इंटेंसिफाइड बाय मूविंग, चलने फिरने पर दर्द होगा, नहीं होगा, कहीं नहीं पढ़ा अपन ने। ए नेविंग सेंसेशन रिलीव बाय फूड, रिलीव बाय फूड, नेविंग सेंसेशन या जो नेविंग वर्ड है इसका मतलब है कुतरने वाला, कुतरने वाला, अंदर चुभन होने वाला। तो ड्यूडिनम में अल्सर है, एसिड जा रहा है, तो जो घाव हो रहे हैं उनमें आसपास चुभन हो रही है अलग अलग जगह पर, तो जैसे अंदर से कोई कुतर रहा है इस तरह का दर्द होता है, शार्प नाइफ लाइक पेन होता है। तो नेविंग सेंसेशन होगा जिसमें आराम आ जाएगा फूड लेने के बाद। सो द बेस्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज सी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। कम ऑन टू द नेक्स्ट। 68, पेशेंट को हेमरॉइड है, वह द नर्स एक्सप्लेन दैट इज इट जनरली रिजल्ट फ्रॉम, तो नर्स को बताना है हेमरॉइड किससे होते हैं, बताओ ऑप्शन देखकर। 100% साथियों को आंसर मिल रहा है, आंसर इज डी, बोले तो कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ जीआई ब्लीडिंग, जीआई ब्लीडिंग हो रही है तो क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होंगे। देखिए, लो फीबल पल्स, कोलैप्स विद लो फीबल पल्स हो सकता है, लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, ब्राइट रेड ब्लड इन वॉमिटिंग नहीं हो सकता, वॉमिटिंग बोल दिया, इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग की बात हो रही है। उसके अलावा एक्यूट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग की बात हो रही है, तो ये दोनों पॉसिबल हैं, बट चूंकि यहां पर इंटेस्टाइनल बोल दिया तो मोर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल दोनों जगह ब्लीडिंग है, तो मेलेना आर मोर कॉमन देन हेमेटेमेसिस। एक्यूट ब्राइट रेड हेमेटेमेसिस यस, रैपिड पल्स यस, पल्स तो बढ़ेगी, और ड्रॉप इन बीपी यस, बीपी कम होगा। फैटिग नॉर्मल बीपी, पल्स रैपिड नहीं, बीपी कम होगा, यह भी गलत है। तो देखो बी और डी तो वैसे ही गलत है। उसके अलावा ए और सी ज्यादा बेस्ट आंसर क्या होगा कि यहां पर ब्लीडिंग होगी, ब्राइट रेड ब्लड आएगा, रैपिड पल्स होगी और साथ में बीपी ड्रॉप होगा। तो सारे ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, तो इनमें से यदि मोर करेक्ट आंसर की अपन बात करें तो आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर होगा सी। इज दैट क्लियर? कम ऑन टू द नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 70, विद होल्ड ओरल फीडिंग इन पेशेंट विद एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस। पेनक्रिएटाइटिस में ओरल फीडिंग को बंद करने का क्या पर्पज है? बंद करने का पर्पज है
और एनजी ट्यूब डालने का पर्पज है पेनक्रिएटिक स्टिमुलेशन को कम करना। सो द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज डी। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन पेशेंट इज इंडिकेटेड टू टेक कोल्ड मिल्क इनिशियली विद स्मॉल अमाउंट ऑफ इजीली डाइजेस्टेड डाइट। ठंडा दूध पियो, दर्द में भी आराम आएगा। दिन में अमूल के 5 बोतल दूध के पियो, वो भी ठंडा, दर्द में आराम आएगा। हाई प्रोटीन डाइट है, घाव भी बढ़ेगा। शायद ये वर्डिंग बोले मैंने किसी लेक्चर में, और लेक्चर था पेप्टिक अल्सर का। कोल्ड मिल्क उसको लेना है, कोल्ड मिल्क लेना है। कौन सी बीमारी में? आंसर है पेप्टिक अल्सर। आगे बढ़े, डंपिंग सिंड्रोम इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ। आंसर इज सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। गैस्ट्रिक रिसेक्शन में रिजल्ट इन द फॉलोइंग। गैस्ट्रिक रिसेक्शन से क्या होगा? आंसर है डंपिंग सिंड्रोम होगा। आंसर इज बी। नेक्स्ट, होमोलोगस सीरम हेपेटाइटिस इज कॉन्ट्रैक्टेड बाय। बोले तो हेपेटाइटिस बी किससे होगा? एक्सपोजर टू इंफेक्शन, बट रूट नहीं दिया हुआ। पेरेंट्रल इनोकुलेशन, यस, पेरेंट्रल रूट से जाता है। फिजिकल डैमेज टू लीवर, नो। इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ बाइल साल्ट, नो। तो व्हाट इज द राइट आंसर? हेपेटाइटिस बी की पूछ रहा है। आंसर इज बी। आंसर इज बी। नेक्स्ट, ऑल आर द ट्रू रिगार्डिंग एच पाइलोरी इन्फेक्शन एक्सेप्ट इट इज ए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। सही है क्या? सही है। इरेडिकेटेड बाय ट्रिपल थेरेपी, पढ़ा है पेप्टिक अल्सर में। सही है। प्रोड्यूस यूरिएज एंजाइम, बताओ। यूरिया ब्रेथ टेस्ट पढ़ाया है अच्छे से। यूरिएज एंजाइम डेवलप होता है, यस। कोच कैंसर, यस। चारों सही है, चारों सही हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कौन सा गलत है? तो देखें, पहला ही गलत है, बिकॉज इट इज नॉट ए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। यह ग्राम पॉजिटिव नहीं है, इट इज ए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। यह ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। तो एक एडिशनल फीचर और हो गया, एच पाइलोरी इज ए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो कौन सा फीचर गलत है? आंसर है ए, यह ग्राम पॉजिटिव नहीं होता, ग्राम नेगेटिव होता है। नेक्स्ट, एक क्लाइंट है जिसको पाइलोरोप्लास्टी और वेगोटोमी करनी है, क्योंकि स्ट्रक्चर हो गए हैं अल्सर की वजह से, जो मेडिकल थेरेपी से रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा। अब वेगोटोमी का पर्पज है, जो डिस्कशन हो रहा है क्लाइंट के साथ, तो वेगोटोमी का क्या पर्पज नर्स को बताना चाहिए कि वेगोटोमी का मतलब है वेगस नर्व को बांध देना, जिससे एचसीएल को सीक्रेट करने वाली सेल के स्टिमुलेशन कम हो जाएंगे पेप्टिक अल्सर में। इंक्रीज द हार्ट रेट, नहीं। प्रोलॉन्ग द गैस्ट्रिक एम्प्टी, नहीं। एलिमिनेट द पेन सेंसेशन, नहीं। डिक्रीज द सीक्रेशन इन स्टोमक, यस। पैराइटल सेल से एचसीएल का सीक्रेशन कम हो जाएगा, तो बार बार पेप्टिक अल्सर होने की संभावना कम हो जाएगी। तो 76 का आंसर है डी। बोले तो वेगोटोमी का क्या पर्पज है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट, 77, आफ्टर ए सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी फॉर द कैंसर ऑफ स्टोमक ए क्लाइंट डेवलप्स डंपिंग सिंड्रोम। क्लाइंट कहता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कि आई एम एक्सपीरियंसिंग डंपिंग सिंड्रोम, व्हाट इंफॉर्मेशन शुड द नर्स इंक्लूड टू रेस्पॉन्स टू ए क्वेश्चन। तो नर्स को क्या बोलना चाहिए? नोजिया रिजल्टिंग फ्रॉम फुल स्टोमक, नहीं। फुल स्टोमक से थोड़ी हो रहा है नोजिया, गलत। रिफ्लेक्स ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट, नहीं। यहां जीईआरडी थोड़ी हो रहा है, जल्दी खाली हो रहा है वो तो। बुल्ड अप द फ्लैटुलेंस विद इन द लार्ज इंटेस्टाइन, नहीं। लार्ज इंटेस्टाइन से कोई मतलब ही नहीं। रैपिड पासेज ऑफ कंसंट्रेटेड फ्लूइड या गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, यस। जो कंटेंट है स्टोमक के, उनका जल्दी से डंप हो जाना स्मॉल इंटेस्टाइन में, यही तो है डंपिंग सिंड्रोम। सो द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज डी। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा डी। आगे बढ़े आप। क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड शुड बी रिमूव फ्रॉम डाइटरी ट्रे व्हेन द पेशेंट हैज डेवलप हेपेटोएन्सेफेलोपैथी। तो प्रोटीन बंद कर दो, और प्रोटीन किसमें है? एग। बोले तो आंसर इज डी। नेक्स्ट, हेमरॉइड रिजल्ट फ्रॉम, किससे होंगे? आंसर है ए, कॉन्स्टिपेशन से।
ओमेंटम आर द फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम सस्पेंडिंग ओमेंटम, ग्रेटर और लेजर किसमें पढ़े थे? आंसर है स्टोमक। नेक्स्ट है फाइबर डाइट सजेस्ट द कॉन्स्टिपेशन पेशेंट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, हाई फाइबर लेने से कॉन्स्टिपेशन का समाधान होगा क्योंकि गैस्ट्रिक मोटिलिटी बढ़ जाती है, तो इट इंक्रीज द इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। द आंसर इज ए। विच ऑफ दीज इज नॉट ए इन्वेस्टिगेशन फॉर डिस्फेजिया, कौन सा डिस्फेजिया का इन्वेस्टिगेशन नहीं है? बेरियम स्वेलो है, एंडोस्कोपी है, मैनोमेट्री, कोलोनोस्कोपी। देखो कोलोनोस्कोपी कोलन का है, मैनोमेट्री का मतलब होता है इश्यू जब ईसोफेगस से लिक्विड को निगलने में दिक्कत आती है, तो कार्डियक स्फिंक्टर डिसफंक्शन है या नहीं है, इसको पता लगाने के लिए मैनोमेट्री करते हैं। तो यह भी डिस्फेजिया का इन्वेस्टिगेशन है, खासकर जब इंसान को लिक्विड को निगलने में दिक्कत है। तो कौन सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट? आंसर इज कोलोनोस्कोपी। आंसर इज डी। नेक्स्ट, जॉइंडिस मींस, जॉइंडिस का क्या मतलब है बताओ? जो जब बिलीरुबिन बढ़ जाए कितने से ज्यादा? 2.5 मिलीग्राम पर डीएल से ज्यादा। नेक्स्ट, डिफिकल्टी इन swallowing इज नोन एज, आंसर इज डिस्फेजिया। द टर्म हेमेटेमेसिस मीन ब्लड इन वॉमिटिंग, बोले तो बी। ए मेल क्लाइंट विद पेनक्रिएटाइटिस complained of pain, the nurse expect to physician prescribe mepridine instead of morphine to relieve the pain because पेनक्रिएटाइटिस वाले में मेप्रीडीन देते हैं मॉर्फिन की जगह। अभी अभी बताया, क्योंकि मॉर्फिन सल्फेट स्फिंक्टर ऑफ ओडाई का कॉन्ट्रैक्शन कराती है। तो कौन से ऑप्शन में है? ये बी में। तो आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज बी। आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज बी। एक पेशेंट है जिसको हेपेटाइटिस हुआ है, तो कौन से डायग्नोसिस से वह कंफर्म होगा? बिलीरुबिन का लेवल बढ़ना। आंसर है इन चारों में, ऑप्शन के अनुसार अपन चॉइस करें तो व्हाट इज द राइट आंसर? एलिवेटेड द सीरम बिलीरुबिन लेवल। नेक्स्ट, एक क्लाइंट एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में जिसको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑर्डर करता है इंटेस्टाइनल सक्शन वाया नेजो एंटेरिक डीकंप्रेशन ट्यूब। नेजो गैस्ट्रिक नहीं है, इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। नेजो गैस्ट्रिक नहीं है, नेजो एंटेरिक डीकंप्रेशन ट्यूब, द लॉस ऑफ विच कॉन्स्टिट्यूएंट एसोसिएट विद इंटेस्टाइनल सक्शनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू कंसीडर व्हेन केयरिंग फॉर द क्लाइंट। कौन सी चीज का मेन लॉस होना सबसे ज्यादा कंसीडर किया जाना चाहिए? देखो, सक्शनिंग कर रहे हैं, प्रोटीन एंजाइम का लॉस हो जाएगा, हो जाने दो। जब अपन ट्यूब ही डाल रहे हैं सक्शनिंग के लिए, इसका मतलब है मरीज एनबीएम है, तो एंजाइम वैसे भी क्या काम आ रहे हैं, कोई मीनिंग नहीं है, हो जाने दो लॉस। ये गलत है। एनर्जी कार्बोहाइड्रेट, हो जाने दो, एनबीएम है। विटामिन एंड मिनरल एंड वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। देखें, विटामिन यूजुअल तौर पर जब ऑब्स्ट्रक्शन है तो अपन आईएम रूट से देते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होगा खासकर पोटेशियम का, और पोटेशियम का लॉस होगा तो वह कार्डियक डिसरिदमिया कॉज करेगा, कार्डियक इनस्टेबिलिटी कॉज करेगा। डिसरिदमिया होगा तो जानलेवा कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो सबसे ज्यादा कौन सी चीज को कंसीडर करना चाहिए? किसका लॉस है जो सबसे ज्यादा घातक हो सकता है ये ट्यूब डाल के सक्शनिंग करने से? आंसर है वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट का। इलेक्ट्रोलाइट में भी मेनली किसका लॉस ज्यादा कंसीडर्ड होगा? आंसर है पोटेशियम। किसका लॉस? आंसर है पोटेशियम का। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है डी। कम ऑन टू द नेक्स्ट। विच कंडीशन इज मोस्ट लाइकली टू हैव नर्सिंग डायग्नोसिस ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट? इन सारी बीमारियों में से सर्वाधिक फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट किसमें होगा? हाइपोवॉल्यूमिक शॉक कौन सी बीमारी में नाम लिया था? आंसर इज पेनक्रिएटाइटिस। तो सर्वाधिक रिस्क होगी पेनक्रिएटाइटिस में, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट की। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ हेपेटाइटिस विच इज कॉज्ड आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन? आंसर है हेपेटाइटिस सी। आंसर है हेपेटाइटिस सी। कौन से हेपेटाइटिस को पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस भी बोलते हैं? हेपेटाइटिस सी।
हेपेटाइटिस सी, एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस में क्या बढ़ जाएगा? चारों में से आंसर है सीरम एमाइलेज। आंसर है सीरम एमाइलेज। व्हेन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इज सस्पेक्टेड, ए क्लाइंट हैज ए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्टेड अटैच टू द सक्शन। तो किस चीज पर विशेष ध्यान देना चाहिए? जब सक्शनिंग करेंगे और एनबीएम रखा है तो फ्लूइड वॉल्यूम कम हो जाएगा। आंसर इज सी। क्वेश्चन का आंसर है सी, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट। नेक्स्ट है असेसमेंट फाइंडिंग that should be reported immediately in the patient with acute pancreatitis, severe acute abdominal pain। मरीज में क्या डेवलप होगा? आंसर है सीवियर एक्यूट एब्डोमिनल पेन एट द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमन। सो द बेस्ट आंसर इज बी। बेस्ट आंसर इज बी, एब्डोमिनल पेन is formed from vitamin K, is a fat soluble vitamin absorbed from small intestine। क्या बनता है विटामिन के से? 2 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर। क्लॉटिंग फैक्टर यहां सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है 2 नंबर। तो 2 नंबर पर कौन सा है? सभी को पता है। आंसर इज डी, बोले तो प्रोथ्रोम्बिन। आंसर इज डी, यानी विटामिन के से प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण होता है। प्रोट्रूजन ऑफ एनी ऑर्गन, टिश्यू और स्ट्रक्चर थ्रू द वॉल ऑफ द कैविटी इन विच इट इज नॉर्मली कंटेन। पढ़ा दिया, एक कैविटी से दूसरी में जाना। आंसर इज हर्निया। ए नर्स डिजाइन ए हेल्थ टीचिंग प्रोग्राम स्पेसिफाई ऑफ ए क्लाइंट हु हैव गैस्ट्रेक्टोमी, व्हाट शुड दिस प्लान इंक्लूड? गैस्ट्रेक्टोमी हो रही है तो नर्स को क्या माइंड में रखना चाहिए? इस गैस्ट्रेक्टोमी के बाद मरीज में क्या होगा? पता है, डंपिंग सिंड्रोम होगा और उसका कैसे मैनेज करना है ये क्लाइंट को बताना है। तो बताएं कौन से ऑप्शन को मोर करेक्ट बोलना चाहेंगे आप? देखिए पहला ही ऑप्शन देख लो, इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू लिमिट एंड प्रिवेंट द डंपिंग सिंड्रोम। आपका स्टोमक रिमूव होने वाला है आधा, तो अब आपको डंपिंग सिंड्रोम होगा तो सारी बातें बतानी है जिससे इस कंडीशन से बचा जा सके। तो 97 का बेस्ट आंसर है ए। 98, सीरम एमाइलेज का टेस्ट कौन सी बीमारी में करते हैं? किसके फंक्शन को देखने के लिए? आंसर है पेनक्रियाज, बोले तो ए। 99, टेंडरनेस मैकबर्नी पॉइंट पर क्या इंडिकेट करेगी? मैकबर्नी पॉइंट पर टेंडरनेस होना। आंसर इज बी। अब बोले तो अपेंडिसाइटिस। क्वेश्चन नंबर 100, a nurse caring for a client small bowel obstruction would plan to implement which nursing intervention first? स्मॉल बाउल में ऑब्स्ट्रक्शन है तो क्या फर्स्टली इंटरवेंशन इंप्लीमेंट होनी चाहिए? पेन मेडिकेशन कहीं भी नहीं पढ़ाया मैंने कि इसके अंदर सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है। नो। ऑब्टेनिंग ए ब्लड सैंपल, ब्लड सैंपल लेकर क्या हो जाएगा बताओ? कुछ भी नहीं होगा। प्रिपेयरिंग टू इंसर्ट ए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, हाँ ये आप फिर भी इंसर्ट कर सकते हैं, पॉसिबल है। और एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड, एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड, दोनों सही है। बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो क्वेश्चन कह रहा है स्मॉल बाउल में ऑब्स्ट्रक्शन है, विच नर्सिंग इंटरवेंशन फर्स्ट। तो यहां पर जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, देखो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब पेनक्रिएटाइटिस में ज्यादा मैंडेटरी है। इस केस के अंदर यदि अपन देखें तो यहां पर बेहद जरूरी है कॉम्प्लिकेशन को रोकना, क्योंकि मरीज को एनबीएम रखोगे और वहां पर आईवी फ्लूइड मैंडेटरी होता है। तो यहां पर आईवी फ्लूइड देंगे, अदरवाइज तो इंसान हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है। तो यहां पर अपन बात करें एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड। क्वेश्चन का आंसर होगा एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट 101, Which among the following suggest problem with hematological system? कौन सी समस्या? अस्थमा, रेस्पिरेटरी, रीनल कैलकुलाई, जॉइंडिस। यस, वैसे तो अपन गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी भी बोल सकते हैं, बट इनमें से ऑप्शन में से करेक्ट आंसर, तो आंसर क्या देंगे आप? जॉइंडिस। बोले तो बिलीरुबिन का लेवल बढ़ना, क्योंकि यह हीमोलाइटिक भी हो सकता है। नेक्स्ट, मेलेना सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग? इंजरी टू द लोअर बाउल, हेड इंजरी, मिसकैरेज, इंजरी टू द अपर बाउल। देखिए मेलेना नाम आते ही ब्लीडिंग इन स्टूल, और स्टूल में ब्लीडिंग है तो पॉसिबल है, नहीं पड़ा हुआ तो लोअर बाउल जा सकता है।
आपको बताया लोअर बाउल से ब्लीडिंग होगी तो हेमेटोचेजिया होगा, अपर से ब्लीडिंग होगी तो डार्क ब्लड आएगा, बोले तो अपर बाउल से ब्लीडिंग होना कहलाता है मेलेना। तो यहां पर आंसर ए नहीं होकर आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट, विच क्लिनिकल इंडिकेटर शुड द नर्स आइडेंटिफाइड बिफोर शेड्यूलिंग ए क्लाइंट फॉर ईआरसीपी? ईआरसीपी कराने से पहले कौन सी चीज को यूजुअली चेक किया जाना चाहिए? तो ईआरसीपी क्यों करा रहे हो? बिलियरी सिस्टम को देखने के लिए, तो बिलीरुबिन का लेवल चेक होना जरूरी है। यदि नॉर्मल है तो देयर इज ए नो नीड ऑफ ईआरसीपी, तो इसकी रिपोर्ट अपने पास होनी चाहिए। नेक्स्ट 104, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भले से आप यहां रोककर पहले अच्छे से दिमाग लगाएं, आंसर सेट करें और उसके बाद इसके समाधान को देखें। अब इसको रोककर आप सबसे पहले अच्छे से पढ़ें और इसका आंसर आप टिक करें। अब देखें आंसर पे चलें। एक क्लाइंट है जिसको डिस्चार्ज किया गया है सेम डे, लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी हुई है, गॉल ब्लैडर निकाल दिया। नर्स उसको डिस्चार्ज के दौरान टीचिंग प्रोवाइड करा रही है कि आने वाले कुछ समय तक क्लाइंट को कैसे एंगेज होना है, बहुत सारी एक्टिविटी में, अलग अलग एक्टिविटी कैसे करनी है। प्लेस इन ऑर्डर द एक्टिविटी फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, कि कहां से शुरू करके किस तरीके से एक्टिविटी को धीरे धीरे आगे बढ़ाना है जो उसको करनी। सावरिंग, ड्राइविंग ए कार, परफॉर्मिंग लाइट एक्सरसाइज, गेटिंग आउट ऑफ बेड इन ए चेयर, लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट फॉर मोर देन 10 पाउंड। सबसे पहले क्या करना है और सबसे लास्ट में क्या करना है? तो देखो इन पांचों में से बेस्ट आंसर, अगले 48 घंटे तो वो घर पर भी रहेगा तो बेड पर रहेगा, फिर बेड से उठकर उसको कुर्सी पर आना। सबसे पहला काम तो ये, 24 घंटे बाद थोड़ा बहुत हिल सकता है वो, तो सबसे पहला काम तो ये होगा, बोले तो डी, गेटिंग आउट ऑफ बेड इन ए चेयर। उसके बाद देखें इसके बाद कौन सा बेस्ट होगा। देखें यहां पर एक गलती की गुंजाइश है, बहुत सारे साथियों का इसका जो पर्टिकुलर आंसर है वो सावरिंग जा रहा है। देखिए बात करने के लिए अपन हो सकता है, बट वुंड अभी बना हुआ है तो अपन पर्टिकुलर इस कंडीशन के अंदर बहुत ज्यादा मूव करना उचित नहीं मानते हैं। यहां पर सबसे पहले जो लाइट एक्सरसाइज है, कमरे में घूमना, हाथ पैरों को मूव कराना, ताकि खासकर थ्रोम्बो एम्बोलिज्म नहीं हो। तो यहां पर यह काम करने के बाद अगला होगा सी, परफॉर्मिंग लाइट एक्सरसाइज। ये एडवाइज करेंगे, कमरे में थोड़ा बहुत घूमना है, हाथ पैरों को चलाना है, ताकि थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की संभावना कम हो जाए। उसके बाद सावरिंग के लिए अलाउ कर देंगे अपन, बोले तो ए। उसके बाद बेस्ट होगा कि चाहे तो वो 6, 7, 8वें दिन कार चला सकता है, बोले तो बी। वजन उठाने के लिए 10 पाउंड से ज्यादा वजन उठाएगा तो पेट का प्रेशर बढ़ेगा, गॉल ब्लैडर निकाला है, ऑपरेशन हुआ है, तो ये सबसे लास्ट में एडवाइज करेंगे, सबसे लास्ट में एडवाइज करेंगे, तो सबसे लास्ट में आएगा ई। तो ये उसकी एक्टिविटी का क्रम होगा, DCABE। इज दैट क्लियर? अब यहां पर हो सकता है 1-8% साथियों ने इनके बीच में गलती की हो, पहले सावरिंग आ गया, उसके बाद लाइट एक्सरसाइज, जबकि पहले लाइट एक्सरसाइज आएगा। तो इसका इस तरीके से क्रम होगा। कम ऑन टू द नेक्स्ट 105। नर्स प्रिपेयर कर रही है टीचिंग प्लान कोलीलिथियासिस वाले मरीज के लिए। विच इंफॉर्मेशन अबाउट द वाई द इंजेक्शन ऑफ फैटी फूड विल कॉज डिस्कम्फर्ट शुड द नर्स इंक्लूड इन टीचिंग प्लान। मरीज कहता है कि फैटी फूड उसको नुकसान करता है, क्यों? बीमारी क्या है? कोलीलिथियासिस। बाइल साल्ट नहीं मिल रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं रुकावट होगी, इसलिए फैट का पाचन नहीं हो पा रहा। तो इनमें से बेस्ट आंसर क्या है? फैटी फूड हार्ड है, नहीं। बाइल फ्लो इन द इंटेस्टाइन इज ऑब्स्ट्रक्टेड, यस। बाइल का फ्लो नहीं हो रहा, जिससे बाइल साल्ट नहीं मिल पा रहे, जिससे इमल्सिफिकेशन नहीं हो पा रहा। इसलिए अभी आप फैटी डाइट को कम खाओ, अभी आप फैटी डाइट को कम खाओ, अदरवाइज तो आपको नुकसान होगा। तो बेस्ट आंसर है इसका बी।
नेक्स्ट 106 नर्स केयर प्लान बना रही है एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस और अल्कोहलिज्म वाले के लिए। क्लाइंट पूछता है व्हाट डज माई ड्रिंकिंग हैव टू डू विद माई डायग्नोसिस, व्हाट इफेक्ट ऑफ एल्कोहल शुड द नर्स इंक्लूड व्हेन रेस्पोंडिंग, कि मेरा अल्कोहल का और इस पेनक्रिएटाइटिस का क्या संबंध है, मुझे भी तो बताओ क्यों इससे हो रहा है। तो नर्स को क्या बेस्ट रेस्पॉन्ड करना चाहिए, देखें प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कैलकुलाई, कि इससे कैलकुलस बनेगा, नहीं, गलत है। स्टिमुलेट द पेनक्रियाज टू सीक्रेट द मोर इंसुलिन, अल्कोहल लेने से ज्यादा इंसुलिन निकलता है, बिल्कुल गलत है। अल्टर द कंपोजिशन ऑफ एंजाइम सो दे आर कैपेबल ऑफ डैमेजिंग पेनक्रियाज, यानी अल्ट्रेशन करता है कंपोजिशन में, नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ा। चौथा इंक्रीज द एंजाइम सीक्रेशन, थोड़ा बहुत बढ़ाता है। एंड पेनक्रिएटिक डक्ट प्रेशर, ये तो पढ़ा है, बिलियरी सिस्टम पर प्रेशर ज्यादा होता है और पेनक्रिएटिक डक्ट उसका हिस्सा है। दैट कॉज बैक फ्लो ऑफ एंजाइम इनटू द पेनक्रियाज, यस, ध्यान हो तो एंटेरोकाइनेज का एक एंजाइम आ गया तो पेनक्रिएटाइटिस डेवलप हो जाएगा। सो द बेस्ट आंसर की अल्कोहल का और पेनक्रिएटाइटिस का क्या संबंध है, यदि मरीज पूछ ले तो अपन को बताना है इसकी वजह से पेनक्रिएटिक डक्ट पर दबाव बढ़ेगा जिससे बैक फ्लो हो जाएगा एंजाइम का और पेनक्रियाज के एंजाइम पेनक्रियाज में ही एक्टिवेट हो जाएंगे जिससे पेनक्रिएटाइटिस हो जाएगा। तो बेस्ट आंसर होगा इसका डी। कम ऑन टू द नेक्स्ट। एक क्लाइंट है जिसको पेनक्रियाज का कैंसर हुआ है, एप्रीहेंसिव एंड रेस्टलेसनेस डेवलप हो रही है, विच नर्सिंग एक्शन शुड बी इंक्लूड इन द प्लान ऑफ केयर। एनकरेज एक्सप्रेशन ऑफ कंसर्न, उससे पूछो हाँ भैया क्या समस्या है बताओ। चलो आगे बढ़े। एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक, कैंसर में क्या करेंगे, एंटीबायोटिक का, सही थोड़ी हो जाएगा। टीचिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ गेटिंग रेस्ट, की ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करो, सही हो जाएगा क्या, कैंसर नहीं होगा। एक्सप्लेनिंग द एवरीथिंग विल बी राइट, उसको एक्सप्लेन करो सब बढ़िया होगा, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे साथ होने से क्या होगा, कैंसर हो गया है, जानलेवा है, पुअर प्रोग्नोसिस है, तो उससे पूछोगी भैया तुम्हें क्या दिक्कत है बताओ, फिर वो जो दिक्कत बताए उनका समाधान करो। और वैसे भी नर्स का पहला क्वेश्चन यही होना चाहिए कि व्हाट इज यूर फीलिंग नाउ, अभी तुम्हारी क्या फीलिंग है। तो यहां पर बेस्ट क्या रेस्पॉन्ड करना है कि तुम तुम्हारी समस्याएं बताओ, बेस्ट रेस्पॉन्ड करना है तुम तुम्हारी समस्याएं बताओ, तो इसका आंसर होगा ए। आगे बढ़े। नर्स टीचिंग प्लान प्रोफाइलेक्टिव मीजर टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ हेपेटाइटिस। प्रोफाइलेक्टिक बोले तो प्रिवेंशन किसका, हेपेटाइटिस बी का। विच एक्शन शुड बी इंक्लूडेड इन दिस टीचिंग प्लान, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। अच्छा क्वेश्चन है। प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन का हेपेटाइटिस बी से कोई लेना देना नहीं, गलत। स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड डोनर, यस, ब्लड डोनेशन से होता है तो उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग होनी चाहिए, बोले तो बी सही है। अवॉइडिंग सेल्फिश इन द डाइट, नहीं, डाइट से कोई लेना देना नहीं। लिमिटिंग द हिपेटोटॉक्सिक ड्रग थेरेपी, लिमिटिंग द हिपेटोटॉक्सिक ड्रग थेरेपी पॉसिबल है। ये देखें मेंटेनिंग ए मोनोगेमस सेक्सुअल रिलेशन, यस, क्योंकि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से होता है तो ई सही है। केवल ये दोनों सही हैं। पॉसिबिलिटी है कि बहुत बार अपन इसको डी वाले को भी सही कर दें, डी वाला भी सही हो सकता था यदि यहां पर आ जाता क्वेश्चन में द पर्सन इज हैविंग द हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी मरीज को हो गया है, हेपेटाइटिस बी मरीज को हो गया है, यहां हुआ नहीं है। प्रोफाइलेक्टिक कैसे बचना है, तो कैसे बचना है, तो क्या हेपेटोटॉक्सिक दवाइयों से हो जाएगा, नहीं होगा। क्या पैरासीटामोल से, अल्कोहल से हेपेटाइटिस बी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर ये बोलता कि हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव मरीज है तो ये डी वाला भी आ जाता, डी वाला भी आ जाता। यहां प्रोफाइलेक्सिस की बात हो रही है इसलिए डी वाला नहीं आएगा। तो आंसर इज बी एंड ई, आंसर होगा इसका बी और ई। आगे बढ़े। इसके बाद 109 नर्स केयर कर रही है हेपेटाइटिस ए के लिए, तो व्हाट शुड द नर्स
एक मरीज जिसको हेपेटाइटिस ए है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस ए है तो नर्स को क्या करना चाहिए? गाउन पहनना चाहिए कमरे में एंटर होते ही? नहीं, उसके कमरे में फैला हुआ थोड़ी है, हवा में थोड़ी उड़ रहा है वो, कोई नीड नहीं है। यूज कॉशन व्हेन ब्रिंगिंग टू द क्लाइंट फूड, मरीज को जब खाना लेकर जा रही है नर्स तो कॉशन बरतनी चाहिए। क्या जरूरत है, खाने में थोड़ी लगा हुआ है, खाने में थोड़ी लगा हुआ है। यूज ग्लव्स व्हेन रिमूविंग द क्लाइंट बेड पान, यस। हेपेटाइटिस ए फीको ओरल रूट से हो रहा है तो पॉसिबिलिटी है, तो बेड पान को रिमूव करते हुए किसका इस्तेमाल होना चाहिए? आंसर है ग्लव्स का। वियर ए प्रोटेक्टिव मास्क व्हेन एंटरिंग द क्लाइंट रूम, बताओ मास्क से रेस्पिरेटरी इंफेक्शन थोड़ी है, तो ग्लव्स पहनने चाहिए जब उसके बेड पान को रिमूव किया जा रहा है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का बेस्ट आंसर है सी। नेक्स्ट 110 क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा हेपेटाइटिस ट्रांसफ्यूजन से ट्रांसमिट होता है? यानी लंबे चौड़े क्वेश्चन का अर्थ यही है कि पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस कौन सा है, पता है आपको? आंसर इज सी, हेपेटाइटिस सी। नेक्स्ट, एक नर्स रिव्यू कर रही है डिस्चार्ज प्लान, मरीज को है हेपेटाइटिस ए, तो कौन सा प्लान ऐड करना बेटर होगा? वॉश माई हैंड फ्रीक्वेंटली, यस मैंडेटरी है हेपेटाइटिस ए में। लॉन्ड्रिंग माई क्लोथ सेपरेटली, कपड़ों को अलग धोए, नहीं कपड़ों से नहीं फैलता। पुट यूज्ड टिश्यू इन गार्बेज, कोई नहीं, कोई मीनिंग नहीं है। वियर ए मास्क, नहीं रेस्पिरेटरी थोड़ी है। तो सबसे ज्यादा ए और ई में जरूरी है हैंड वॉशिंग, प्रॉपर हैंड वॉशिंग करनी चाहिए क्योंकि इनका रूट होता है फीको ओरल रूट, तो बेस्ट आंसर है इसका ए। नेक्स्ट, ए क्लाइंट विद क्रोनिक हेपेटाइटिस हेपेटिक फेलियर, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हेपेटिक फेलियर बोल दिया। इज सून टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, विच डाइट शुड द नर्स एनकरेज द क्लाइंट टू फॉलो बेस्ड ऑन हेल्थ केयर प्रोवाइडर? देखिए इन सब में एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लें आप, अगर क्वेश्चन आपसे हेपेटिक फेलियर बोले, हेपेटो एन्सेफेलोपैथी बोले या हेपेटिक कॉमा बोले, एक ही मतलब है इनका। मतलब इन द सेंस, इन कंडीशन का मतलब है अमोनिया बढ़ी हुई है, निश्चित है। हेपेटो एन्सेफेलोपैथी है तो अमोनिया की वजह से ही है। हेपेटिक कॉमा बोले या हेपेटिक फेलियर बोले तो भी कंफर्म है कि अमोनिया बढ़ी हुई है। अमोनिया बढ़ी हुई है तो कैसी डाइट देना चाहोगे? हाई फैट नहीं, लो कैलोरी नहीं, हाई कैलोरी देंगे। लो प्रोटीन, यस। ध्यान है अमोनिया बढ़ी हुई है तो इन तीनों का एक ही मतलब समझे आप। हेपेटिक फेलियर आ जाए, हेपेटो एन्सेफेलोपैथी या हेपेटिक कॉमा आ जाए तो समझ लो अमोनिया बढ़ी हुई है, और अमोनिया बढ़ी हुई है तो किस तरह की डाइट देना चाहेंगे? आंसर है लो प्रोटीन डाइट आर प्रिस्क्राइब। आगे बढ़े 113, एक क्लाइंट जिसको हेपेटिक सिरोसिस है, स्लर्ड स्पीच हो गई, कंफ्यूजन, ड्राउजीनेस एंड फ्लैपिंग ट्रेमर, अमोनिया बढ़ गई, अमोनिया बढ़ गई, एविडेंस हेपेटिक कॉमा की डेवलप हो गई, तो किस तरह की डाइट देनी चाहिए? प्रोटीन, सारे प्रोटीन का अमाउंट दे रखा है, लोवेस्ट का चुनाव करेंगे, लोवेस्ट का चुनाव करेंगे अपन, मिनिमम से मिनिमम प्रोटीन देना उचित होगा। तो 113 का आंसर है ए। अभी अभी अपन ने पढ़ा, तो क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर है ए। नेक्स्ट, नर्स एक क्लाइंट जिसको सिरोसिस है उसकी केयर कर रही है, निम्न में से कौन सी चीज मॉनिटर की जाए? व्हेन एबनॉर्मल, क्या एबनॉर्मल हो देन माइट आइडेंटिफाई ए क्लाइंट हु में बेनिफिट फ्रॉम नियोमाइसिन एनीमा, क्या चीज मॉनिटर की जाए जिससे नियोमाइसिन एनीमा देना सार्थक हो? नियोमाइसिन बैक्टीरिया को मारने के लिए देते हैं, कब? जब एन्सेफेलोपैथी हो जाती है, किससे हो रही है? अमोनिया से। तो क्या मॉनिटर करना बेस्ट है? आंसर है अमोनिया लेवल। नियोमाइसिन एनीमा दे रहे हैं
तो ये देना सार्थक हो जाए इसके लिए क्या मॉनिटर करें? आंसर है अमोनिया लेवल। नेक्स्ट 115 सिरोसिस ऑफ लीवर है, उसका प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ा हुआ है, पीटी बढ़ा हुआ है, प्लेटलेट भी कम है, शायद थ्रोम्बोपोएटिन नहीं होगा, सॉरी थ्रोम्बोपोएटिन हार्मोन लीवर से रिलीज नहीं हो रहा है। रेगुलर डाइट ऑर्डर की है, तो क्या इंस्ट्रक्शन है जो दिए जाने चाहिए? अवॉइड फूड हाई इन विटामिन के, उन फूड को अवॉइड करना है, नहीं बल्कि विटामिन के वाले फूड तो देंगे, गलत है क्योंकि पीटी वैसे ही बढ़ा हुआ है तो विटामिन के की कमी है। चेक द पल्स सेवरल टाइम ए डे, इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। हाँ, पल्स, बीपी, रेस्पिरेशन, टोटल वाइटल को एक रेगुलरली अपन चेक करेंगे। ड्रिंक ए ग्लास ऑफ मिल्क व्हेन टेकिंग एस्प्रिन, एस्प्रिन तो देंगे ही नहीं, प्लेटलेट कम है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इस कंडीशन में। रिपोर्ट साइन ऑफ ब्लीडिंग नो मैटर हाउ स्लाइट, उसकी बॉडी में ब्लीडिंग का साइन देखेंगे, कोई मैटर नहीं है कितनी भी कम हो, यस प्लेटलेट कम है और पीटी बढ़ा हुआ है तो ब्लीडिंग होने की रिस्क डबल है, तो हल्की सी भी ब्लीडिंग है तो फिर अपन उसको एफएफपी, आरडीपी रैंडम डोनर प्लेटलेट या एचडीपी देना चाहेंगे। तो क्या चीज है जो मॉनिटर करेंगे? आंसर है डी, रिपोर्ट साइन ऑफ ब्लीडिंग नो मैटर हाउ स्लाइट, कितनी भी कम हो। नेक्स्ट 116 एक 18 साल का बच्चा भर्ती हुआ है, मैकबर्नी पॉइंट राइट लोअर क्वाड्रेंट में, उसको अचानक से पेन हुआ है। अपेंडिसाइटिस इज सस्पेक्टेड फॉर विच क्लिनिकल इंडिकेटर शुड द नर्स असिस्ट द क्लाइंट टू डिटरमाइन इफ द पेन इज सेकेंडरी टू अपेंडिसाइटिस, यानी कि पहला तो पेन है, मैकबर्नी पॉइंट पर है तो अपेंडिसाइटिस सस्पेक्ट कर रहे हैं अपन, और कौन सा दूसरा साइन मिले जिससे कंफर्म हो जाए कि हां ये अपेंडिसाइटिस होना पॉसिबल है। सेकेंडरी साइन तो देखें, यूरिनरी रिटेंशन नहीं पड़ा, गैस्ट्रिक हाइपर एसिडिटी नहीं पड़ा, इंक्रीज लोअर बाउल मोटिलिटी नहीं पड़ा, उसके चारों तरफ मैकबर्नी एरिया में रीबाउंड टेंडरनेस हो जाएगी। ध्यान हो तो अपन ने राउसिंग साइन भी पढ़ा है, जहां पर लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में पालपेट करें तो राइट में दर्द होगा क्योंकि टेंडरनेस मौजूद है, तो यहां पर रीबाउंड टेंडरनेस अपन को मैकबर्नी एरिया में देखने को मिलेगी। तो आंसर होगा इसका सी, 116 का आंसर है सी। 117 ए क्लाइंट इज डायग्नोस्ड विद क्रोहन्स डिजीज, विटामिन parenteral vitamin is prescribed. The client asks why the vitamin have to be given IV rather than by mouth. What rationale for this route should the nurse include a response to the question? कि वहां पर मरीज कह रहा है कि मुझे विटामिन ओरली दे दो ना, आप क्रोहन्स डिजीज है, मुझे विटामिन ओरली दे दो, आप इंजेक्टेबल क्यों दे रहे हो? तो नर्स का बेस्ट रेस्पॉन्ड क्या होगा? देखो, क्रोहन्स डिजीज का मतलब इंटेस्टाइन डैमेज है, इंटेस्टाइन डैमेज है, बेटर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा, तो कौन कौन से सही है? मोर रैपिड एक्शन रिजल्ट, यस इनका एक्शन जल्दी होगा, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो तुरंत रुक जाएगी, इसलिए अपन आईवी दे रहे। दे आर इनइफेक्टिव ओरली, चूंकि क्रोहन्स डिसऑर्डर है तो वास्तविक सी बात है कि ओरली देना उचित नहीं होगा। दे आर इनइफेक्टिव, ओरली इनइफेक्टिव होते हैं। दे डिक्रीज कोलोनिक इरिटेबिलिटी, नो, इरिटेबिलिटी से कोई मीनिंग नहीं है। नेक्स्ट, इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन में बी इनएडिक्वेट, ये बिल्कुल सही है, अभी क्रोहन्स डिसऑर्डर है तो इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। उसके अलावा एलर्जिक रेस्पॉन्स आर लेस कॉमनली टू अकर, नो, कोई एलर्जिक रेस्पॉन्स नहीं होगा। तो यहां पर अपन बात करें क्या क्या सही है, ए, बी और डी। इसका आंसर है ए, बी और डी। क्वेश्चन ने कहा है सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, इज दैट क्लियर? कम ऑन टू द नेक्स्ट 118 ए सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ क्लाइंट विद IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हैव इनवाइटेड ए नर्स टू प्रेजेंट ए प्रोग्राम ऑन न्यूट्रिशन। IBS वालों को न्यूट्रिशन के बारे में बताना है। निम्न में से कौन सा सब्सटेंस है जो मिनिमाइज होना चाहिए? मिनिमाइज होना चाहिए। देखो, एमाइनो एसिड दे सकते हैं, राइस प्रोडक्ट यस दे सकते हैं, शुगर प्रोडक्ट दे सकते हैं, हालांकि कम देते हैं।
कोला ड्रिंक बेवरेज आपको बताया था, टाइम से खाना और अच्छा खाना, अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग या बेवरेज जितने भी हैं उनको बंद करा देते हैं, पेट खराब रहता है इसमें इंसान का। तो क्या मिनिमाइज होना चाहिए? आंसर है ए, बोले तो कोला ड्रिंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 119, ए नर्स ऑब्टेन डेली स्कूल स्पेसिमेन फॉर ए क्लाइंट विद क्रोनिक बाउल इन्फ्लामेशन। The nurse conclude that these stool examination were ordered to determine कि किसके लिए अपन स्टूल एग्जामिनेशन कर रहे हैं। क्रोनिक बाउल इन्फ्लामेशन है, बोले तो आईबीडी है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिसऑर्डर। तो स्टूल का सैंपल लेने का पर्पज क्या है, क्या देखना चाहते हो उसके अंतर्गत? ऑकल्ट ब्लड। यदि पेनक्रिएटाइटिस होता तो आंसर ए चला जाता, पेनक्रिएटाइटिस होता तो आंसर ए चला जाता। तो यहां पर आंसर जाएगा बी, बोले तो अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन्स डिसऑर्डर में अपन ने ये डिस्कस किया है। नाउ कम ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन 120, ए क्लाइंट हैज सीवियर डायरिया, हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्राइब इंट्रावीनस फ्लूइड, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड एंटी डायरियल मेडिकेशन। Which most frequently ordered antidiarrheal drug does the nurse expect the health care provider to prescribe? यानी डॉक्टर साहब कौन सी दवाई दें डायरिया को रोकने के लिए? तो कई बार लिखी है अपन ने, अफीम वाली दवाई जो ओपोइड है, और कौन सी है डायरिया को रोकने वाली दवाई। यानी पूरा क्वेश्चन इस बात को पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एंटी डायरियल ड्रग। बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन होता है, उसका जो अर्थ पूछ रहा होता है वो एक शब्द ही होता है। तो क्या पूछ रहा है? कौन सी एंटी डायरियल ड्रग है, कौन सी एंटी डायरियल ड्रग है? तो आंसर है लोप्रेमाइड। इज दैट क्लियर? तो ये 1 से लेकर 120 तक सारे के सारे क्वेश्चन हो गए। मेरे हिसाब से आपको टोटली जवाब मिल गया, समाधान हो गया। अब चूंकि बहुत सारे साथी जो लगातार देख रहे हैं, हो सकता है थोड़े से अनईजनेस या थोड़े क्या बहुत चले गए हों, क्योंकि रिकॉर्ड लेक्चर हो गया कि सर सारा डाटा तो इसी में चला गया। अब चूंकि लास्ट लेक्चर था, बीच में रोककर इसको 2 में डिवाइड करना उचित नहीं होता, और ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने थे, दोनों पैटर्न से बता दिए। जो बहुत ही इजी हैं, जिनको देखते ही आंसर आ रहा है, उनमें अपन ने टाइम खर्च नहीं किया। बाकी जो एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन है उनमें काफी सारा चीजें अपन ने समझी, किस तरीके से किसी ऑप्शन को किसी में जिनमें कंफ्यूजन है एलिमिनेट कैसे करना है, सबका अर्थ बता दिया। तो चूंकि ये रिकॉर्ड लेक्चर हो गया उसके लिए क्षमा, बट मजबूरी थी इसलिए ऐसा करना पड़ा। बहुत सारे साथी जिन्होंने टुकड़ों में देखा है वो अच्छा महसूस कर रहे हैं, बाकी एक साथ देखा है उनको भी आई थिंक सारे के सारे क्वेश्चनों का समाधान मिला होगा और समझ में आया होगा। तो इस तरीके से आपकी गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी पूरी तरीके से कंप्लीट होती है। पूरी उम्मीद कि आप एक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी में काफी कुछ सीख गए, बोले तो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट बन गए होंगे। बहुत ज्यादा ये दवाइयां हैं, जब तक आपकी नौकरी नहीं लगे इनकी प्रैक्टिस नहीं करनी है, क्योंकि डोज अलग अलग होती हैं, किसको कब देनी है अलग अलग इंडिकेशन होते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस ना करें। जैसे लोप्रेमाइड बहुत बार बोली अपन ने, एंटी डायरियल कभी भी बच्चों को नहीं देनी, अदरवाइज तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन तक हो सकता है। तो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट का मतलब आपकी पोजीशन ऐसी हो गई कि सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप सक्षम हो गए। तो इस तरीके से गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी कंप्लीट होती है। फिर से मिलेंगे आप साथियों से एक नए टॉपिक नए लेक्चर के साथ। तो आज के अभी के लिए इतना ही। आप साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।